Hello student, good evening all. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Okay, तो सब लोग आ गए हैं, करें स्टार्ट. Yes, sir. 26 students आ गए हैं, कर देते हैं. ओके, क्या पढ़ रहे थे लास्ट टाइम हम लोग? सर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. सॉलिड पढ़ रहे थे हम लोग. सॉलिड हमने जो है तीनों तरह के स्ट्रेस देख लिए थे, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शेयर, राइट? यस सर, यस सर. ओके, अब हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखना है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन क्या होती है एंड बाकी पैरामीटर क्या क्या होते हैं. ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ये सबको क्लियर था? लॉन्गिट्यूडनल वगैरह हमने पढ़ा था तो क्लियर होगा सबको. शेयरिंग स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, तो सबको क्लियर होगा. यस सर. ओके, अब एक और टर्म डिफाइन करते हैं हम, वो होती है स्ट्रेन. ठीक है, स्ट्रेन होता है कि बॉडी में कितना डिफॉर्मेशन हुआ, उसका ये एक पैरामीटर होता है कि हमारा स्ट्रेन कितना हुआ, है ना? स्ट्रेन कितना हुआ. तो वो सर थर्ड टाइप के स्ट्रेस का नाम क्या बताया था आपने, एक बार और बता दीजिए. शेयरिंग स्ट्रेस. यस सर, हाँ बस यस सर, वो मैं नाम नहीं लिखा था मैंने उसके ऊपर. शेयरिंग स्ट्रेस. ओके, थैंक यू सर. ठीक है, तो स्ट्रेन जो है हमारा वो तीन तरह का है. ये भी स्ट्रेन होता क्या है, देखो, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन. तो स्ट्रेन अगर आप देखो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होगा तो आप लेंथ चेंज करोगे, उस केस में आप लिखोगे चेंज इन द लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. अगर आप वॉल्यूम चेंज करोगे तो आप बोलोगे चेंज इन द वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम. तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ऐसे शेयरिंग क्या होगा वो भी देखेंगे. अभी शेयरिंग का थोड़ा सा अलग से होगा, वो देखना पड़ेगा. तो देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन आपका जो होता है वो एक्चुअली, अगर सीधा बोलूँ तो चेंज इन द डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन हो सकती है, वॉल्यूम हो सकता है, लेंथ हो सकती है, बाय ओरिजिनल डायमेंशन. तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा, आपने देखा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है वो कंप्रेशन फोर्स या टेंशन फोर्स के कारण होता है, तो वो अलोंग द लेंथ होता है. ऐसी जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा वो भी लेंथ के चेंज के कारण होगा. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो हमारा होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. मैं डेफिनेशन पूरी लिख रहा है इसकी. चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, दिस इज योर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. ठीक है, ऐसी अगर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कब होता है? जब आपका वायर आप कोई खींचते हो, लंबा करते हो वायर को, या किसी ब्लॉक को आप कंप्रेस कर रहे हो फोर्स लगा के, तो उस केस में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आता है आपका. इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी करते हैं लैब में, पता नहीं आप लोगों ने तो किया है नहीं किया. वायर को जो है वेट लगा के उस पर उसका एक्सटेंशन निकालते हैं. एक वायर होती है, उसको छत से टांग के और फिर उस पर वेट लगाते हैं, वेट बढ़ाते जाते हैं, फिर चेक करते हैं कितनी उसमें स्ट्रेन आ रही है. हुक्स लॉ वेरीफाई करते हैं, है ना? तो ये वायर के केस में होगा. वॉल्यूमेट्रिक जो होता है जब आप पूरे वॉल्यूम पे कुछ फोर्स लगा रहे हो चारों तरफ से, इसे बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो हमारा होगा चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना? ये तब होता है यूजुअली जब मान लो चारों तरफ से प्रेशर लगा हो. जैसे मान लो ये कोई चीज़ है और ये पानी में डूबी हुई है और आपने इससे प्रेशर लगाया, ऊपर से पिस्टन लगाया मान लो और प्रेशर लगाया, तो इस पर चारों तरफ से फोर्स लगेगा बहुत ज़्यादा, तो ये इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा. उस केस में हम बोलेंगे कि उस केस में बोलेंगे इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना है. उस केस में लॉन्गिट्यूडनल तो निकालेंगे नहीं, वॉल्यूमेट्रिक निकालेंगे. तो ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो इस केस में ये इसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बोलते हैं, क्योंकि प्रेशर आप ऐसे लगाते हो वाटर के थ्रू, तो उस पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगेगा. अगर सब तरफ से लग रहा है तो उसका चेंज इन वॉल्यूम होगा. ठीक है. थर्ड है शेयरिंग स्ट्रेन. शेयरिंग स्ट्रेन आप देखोगे अगर, सर
यस, सर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नीचे से कैसे लग रहा है उस पे? वाटर में तो प्रेशर हर जगह लगता है ना। अगर मतलब हमने कोई प्लेट वाटर में डुबा दी, ऐसे मान लो तैर रही है बीच में पानी के कोई प्लेट, तो उसमें प्रेशर यहाँ से भी लगेगा और यहाँ से भी लगेगा। तो उसकी प्रॉपर्टी है पानी की कि जो भी सरफेस उसके कांटेक्ट में आएगा उस पर वो प्रेशर लगाएगा परपेंडिकुलर। अगर आप प्लेट ऐसे रख दोगे तो ऐसे लगाने लग जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ऐसे जो आपके सरफेस होते हैं वाटर के, उसमें सब सब सरफेस से फोर्स लगाता है। तो वाटर तो जो भी उसके सरफेस पैरेलल वो कांटेक्ट में आएगा उसकी परपेंडिकुलर फोर्स लगा देगा वाटर। वो तो प्रॉपर्टी है वाटर की। सर ऐसा नहीं होता कि मतलब उस बॉडी के ऊपर जितना भी वाटर है सर वही प्रेशर लगाएगा, नीचे वाला वाटर प्रेशर नहीं लगाता? नहीं, नीचे वाला भी लगाता है, ऊपर वाला भी लगाता है, दोनों लगाते हैं। ओके सर। आपने पढ़ लिया ये फ्लूइड मैकेनिक्स? सर पढ़ा तो नहीं है लेकिन कहीं सुना था एक बार कि जैसे वो बोट जो तैरती है उसके, बोट जब तैरती है तो उसके नीचे से प्रेशर नहीं लगता उस पे, क्योंकि ऊपर का ही वाटर से प्रेशर लगाता है कुछ। बोट के ऊपर पानी कहाँ होता है? सब बोट के नीचे उस पर प्रेशर नहीं लगता क्योंकि नीचे वाटर है, लेकिन अगर वो ऊपर होता तो प्रेशर लगता ऊपर से। मैंने ऐसी बोट है, आपका बोल लो कि पानी यहाँ जो ये होता है प्रेशर नहीं लगाता है, यहाँ पे जो ए पे पानी होता है, यस सर। कौन लगाता है फिर? सर ये तो पता नहीं, लेकिन ये सुना था। तो तैरती कैसे बोट? बोट का मास तो mg होगा। हम्म, अगर इस पे फोर्स कौन लगाएगा? इसको बैलेंस करेगा ना mg को, नहीं तो ये तो नीचे आ जाएगी बोट। तो यस सर। कैसे बैलेंस कैसे होगी बोट? कोई तो फोर्स लगाएगा इस पे। यस सर। तो वाटर फोर्स लगाता है बोट। ऐसा नहीं है, सारा वाटर फोर्स लगाता है, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे होगा आपका वाटर, यहाँ तक होगा। ठीक है, बस वो सरफेस से परपेंडिकुलर लगाएगा। ठीक है। ओके सर। मैं भी वैल्यू की बात नहीं कर रहा कि वैल्यू कितनी होगी, इसकी बराबर होगी, अलग होगी, क्या होगी, लेकिन होगी। ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेन देखते हैं। शेयरिंग स्ट्रेन, हमने शेयरिंग स्ट्रेस जब पढ़ा था, हमने देखा था किसी ब्लॉक को अगर हम उसके टेंजेंशियली फोर्स लगाते हैं और उसका बेस मान लो फिक्स है, तो ये ब्लॉक थोड़ा सा आपका ऐसे हो जाता है। थोड़ा सा होता है, हमने ज़्यादा बना रहे हैं, बहुत कम होता है। है ना। तो इसका जो चेंज होता है यहाँ पे, ये अपनी जो जगह मूव करता है। मान लो इसकी पूरी जो हाइट है वो h है, या l मान लो, क्यूब है, अगर h भी मान सकते हो। और ये जो उसने इसका मूवमेंट हुआ फोर्स लगाने के कारण, वो मूवमेंट हुआ आपका डेल्टा x, ये डेल्टा l। इस केस में जो शेयरिंग स्ट्रेन होगा उसको हम डिफाइन करेंगे डेल्टा l बाय l। है ना। डेल्टा l इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और l जो है आपका यहाँ से डिस्टेंस है, जहाँ पे वो फिक्स है वहाँ से कितना डिस्टेंस है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है। अगर आप इसको देखो, ये l बाय l है, आपको पता है, आपने रेडियन की जब डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो आर्क बाय रेडियस होता है। तो ये डेल्टा l है यहाँ पे, और ये आपका l है, और ये ऐसे हो गया, है ना, तब ये डेल्टा l आया। एक्चुअली जो एंगल आएगा यहाँ पे थीटा, दिस थीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा l बाय l, आर्क बाय रेडियस। आपने पढ़ा है ये, रेडियन जो होता है हमारा आर्क बाय रेडियस होता है। यहाँ पे आर्क जो है डेल्टा l बनाएगी, और l जो है वो रेडियस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि l जो पहले ऐसे था वैसे हो गया। तो जो शेयरिंग स्ट्रेन आती है यहाँ पे, थीटा जो आता है, इसको भी हम शेयरिंग स्ट्रेन बोल सकते हैं। दिस इज इक्वल टू थीटा। तो दिस इज माई थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। आपके जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं आपके लेवल पे, वो इन दोनों पे आते हैं। हमें इन दोनों को मेनली देखना है, शेयरिंग के क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक है। उसे कंसेप्ट आप समझ गए होंगे तीनों का। तो आई होप अब आपको तीनों टाइप की स्ट्रेस और तीनों टाइप की स्ट्रेन क्लियर हो गई होंगी। सर ये शेयरिंग वाला नहीं हुआ? शेयरिंग स्ट्रेस देख लिया था आपने? सर स्ट्रेस तो नहीं देखा था, लेकिन सर इसमें डेल्टा एल कैसे आया वो समझ नहीं आया। डेल्टा एल कैसे आया? यस भाई जब सर। आप किसी बॉडी को मान लो आपने फिक्स कर दिया बॉटम पे, और आपने यहाँ पे टॉप पे से फोर्स लगाया काफी ज्यादा, तो थोड़ा सा डिफॉर्म करेंगे ना, यहाँ पे डिफॉर्म करके इसकी शेप ऐसे हो जाएगी कुछ। यस सर। तो वो जो डिफॉर्म किया है उसको मैंने डेल्टा एल लिखा है, ये डिफॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे।
इसी को मैंने डेल्टा एल बोला है। सर मतलब इस ऑब्जेक्ट की चारों साइड एल हैं। ओके सर। साइड कुछ भी हो सकती है, एच भी मान सकते हो आप, डेल्टा एल बाई एच भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एल ही होना चाहिए। डेल्टा एच बाई, ये डेल्टा एल है मान लो और इसको आप एच मान लो, तो आपके शेयरिंग स्ट्रेंथ डेल्टा एल बाई एच हो जाएगी। उससे कोई एल का और इसका कोई एल का लेना देना नहीं है आपस में। यहाँ पे जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट होगा उतना भी ये आगे जाएगा, डिवाइडेड बाय आपको ये फोर्स जो इसके बेस से जो दूरी है उससे डिवाइड करना है आपको, तो वो आपका शेयरिंग स्ट्रेन आएगा। ओके सर। ठीक है। यस सर। ओके, तो ये थीटा है आपका। तीन टाइप के आपके स्ट्रेन हो गए, तो तीन टाइप के हमारे स्ट्रेस थे और तीन टाइप के स्ट्रेन आ गए। अब इनमें आपस में जो रिलेशन होता है उसे हम एक्चुअली दोनों आपस में, आपने जो फोर्स लगाया उससे स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ बॉडी के अंदर, और उस स्ट्रेस के कारण मॉलिक्यूल जो है इधर उधर आपके मूव किए तो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, तो स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। तो जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। यस सर, यस सर। यस सर। ओके, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, वी से दैट कि हमारा जो, अब देखो एक्चुअली होता है कि यहाँ पे दो तरह के फोर्स हैं यहाँ पे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। एक फोर्स तो आपने बाहर से लगाया, एक्सटर्नल लोड, एक फोर्स उसके अंदर डेवलप हुआ। ठीक है, तो जब हम स्ट्रेस बोलते हैं वो किसके लिए बोलते हैं, जो अंदर डेवलप होता है उसको स्ट्रेस बोलते हैं बॉडी का। क्लियर। यस सर, इंटरनल फोर्स को बोलते हैं। इंटरनल फोर्स को, तो जितना आप बॉडी को डिस्टर्ब करोगे, मतलब अपने बॉडी को कंप्रेस कर दिया तो उसमें स्ट्रेस ज्यादा डेवलप होंगे। यस सर। अगर आपने इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ज्यादा कर दिया तो ज्यादा डेवलप हो जाएंगे, मतलब अपने यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगा के इसको ज्यादा बेंड कर दिया तो इंटरनल स्ट्रेस ज्यादा डेवलप हो जाएगा, है ना। यस सर। तो वी कैन से दैट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ। अब इसको डिटेल में देखेंगे थोड़ा और। इसको बोलते हैं हुक्स लॉ। क्या स्ट्रेस जो होता है बॉडी में डेवलप वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेन, उसमें जो भी आप स्ट्रेन। स्ट्रेन में तो लेंथ में चेंज आ रहा है, पर जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है उसमें भी तो लेंथ में चेंज आ रहा है। जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है उसमें भी लेंथ में चेंज आ रहा है। ओके, तो आप क्या बोलना चाहते हो। सर दोनों मतलब डेल्टा वी बाय वी क्यू लिखा है, मतलब अगर उसका वॉल्यूम चेंज हो तो लेंथ में भी चेंज आएगा। हाँ, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट मान लो वो है, क्या नाम बोलते हैं कि रैंडम शेप का, मान लो स्फीयर है, फिर क्या लिखोगे, या कोई और रैंडम शेप है फिर क्या लिखोगे। सर फिर तो मतलब वॉल्यूम चेंज लिखना पड़ेगा। हाँ, तो ये एक जनरल है ना ये तो। अगर मान लो क्यूब वगैरह हो गया वो, तो हो सकता है आपका वो, आप इससे भी काम चला लो। ओके सर। तो ठीक है। दूसरी बात क्या थी कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था वहाँ पे आप देखोगे फोर्स वहाँ पे एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा था ना, ऐसे वो वायर थी, ऐसे मान लो आप ऐसे खींच रहे थे, आपका यहाँ पे डेल्टा एल आ रहा था, जो चेंज इन लेंथ, मान लो वायर बढ़ गई लेंथ, तो ये तो अलग केस है, एक तरफ को लेंथ बढ़ रही है। इसमें क्या हो रहा है, हर तरफ से आप फोर्स लगा रहे हो तो हर तरफ से आपकी डायमेंशन चेंज हो रही है। तो ये केस हम वॉल्यूमेट्रिक के अंडर में लेते हैं। और इस टाइप के केस जो एक जगह पे फोर्स लगता है, यहाँ पे हमारा लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप होते हैं, उस पर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेते हैं। अब क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में हर जगह से फोर्स लगता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में पूरे वॉल्यूम पे फोर्स लग रहा है, सब पूरा वॉल्यूम आप कंप्रेस करना चाह रहे हो, एक लेंथ नहीं करना चाह रहे आप केवल। ओके सर। ठीक है, मान लो यही वायर में इसमें डुबा के चारों तरफ से फोर्स लगाना शुरू कर दूं वायर पे ही, तो फिर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करूंगा, उसके वायर का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना है। ओके सर। ओके, ओके, तो हम लोग हुक्स लॉ की बात कर रहे थे। हुक्स लॉ में बोलता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ठीक है, लेकिन ये जो लॉ फॉलो होता है आपका, ये जो लॉ फॉलो होता है, अच्छा ऐसा कांस्टेंट आ जाएगा, फिर एक स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है तो स्ट्रेस इक्वल टू ई टाइम्स स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो लॉ है ये वैलिड है केवल विद इन सम लिमिट, तो उसमें ये प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन ये हमेशा प्रोपोर्शनल नहीं होते। तो वो जो लिमिट होती है उसको बोलते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट, हमेशा बोलते हैं कि ये विद इन द इलास्टिक लिमिट। बल्कि आपको
किताबें तो विद इन द इलास्टिक लिखा है, लेकिन विद इन द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट लिखना चाहिए, क्योंकि इलास्टिक लिमिट तो काफी होती है। विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, और स्ट्रेस इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, वेयर ई इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो ये तीनों केस में अलग अलग आएगा। जब ये लॉन्गिट्यूडनल की बात चलेगी तो वहां पे हम लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन इनटू, वहां पे वाई आ जाएगा, यंग मॉडुलस। ऐसे जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करेंगे तो वहां पे लिखेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, जो चारों तरफ से फोर्स लग रहा है उसके कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इनटू बल्क मॉडुलस, वहां पे बल्क मॉडुलस आ जाएगा। ठीक है, ऐसी शेयरिंग में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ जाएगा आपके। सर यस, सर अभी आपने प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट बोला, वो इलास्टिक लिमिट से कैसे अलग है? अभी जब ग्राफ बनाएंगे उसका तो देखेंगे उसमें। प्रोपोर्शनलिटी में क्या होता है कि वो आपस में प्रोपोर्शनल रहते हैं वहां तक। इलास्टिक Yes, लिमिट तो वो होती है कि यहाँ तक जो अपनी इलास्टिसिटी मेंटेन रखता है, दोबारा अपनी शेप रिगेन कर लेता है। अच्छा सर, उससे आगे तक होगा इलास्टिक लिमिट? इलास्टिक लिमिट हाँ आगे तक होता है उससे, प्रोपोर्शनलिटी से भी। ओके। सर फिर यहाँ पे इलास्टिक लिमिट तक बोला क्यों है जब प्रोपोर्शनल उसकी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक है? क्योंकि वो बहुत कम गैप होता है वहाँ पे, और कई जो आपके ब्रिटल मटेरियल वगैरह होते हैं ना, वो तो ब्रेक ही हो जाते हैं उसके तुरंत बाद, इलास्टिक लिमिट के बाद। उनके लिए तो ये सब आता ही नहीं, मैंने वो तो अपने प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद ही ब्रेक हो जाते हैं थोड़ा आगे जाके, उनके लिए बाकी सब केस बनते ही नहीं फिर। तो इसलिए जनरली हम ये बोलते हैं कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, क्योंकि मेन जब आप ग्राफ बनाते हो आपका ये वाला पोर्शन बहुत बड़ा होता है ना। जब ग्राफ अभी देखोगे ना तो ये वाला पोर्शन बहुत बड़ा होता है, फिर इसके बाद ऐसा बनता है थोड़ा सा। तो यहाँ तक आपकी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोपोर्शनल होते हैं आपस में। फिर ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल नहीं होते लेकिन बहुत इलास्टिक होती है। ठीक है, तो ये पोर्शन बहुत छोटा होता है। तो विद इन हम जो बात करते हैं हम सारी इसकी बात करते हैं, हम इसकी बात नहीं करते ज़्यादा। खैर जो भी है, इसके बहुत सारे वो हैं अलग अलग, ब्रिटल मटेरियल के अलग बनेगा, अभी देखेंगे हम आगे, वो भी आएगा सब आपको। मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा था एक्चुअली कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन आया तो ये आपका कांस्टेंट आया। ये कांस्टेंट आपका यंग मॉडुलस हो सकता है, बल्क मॉडुलस हो सकता है, और ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी स्ट्रेन की आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो स्ट्रेस है वो बॉडी का इंटरनल है। बच्चे डाउट क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं सर ये लिखना चाहिए आपको तो स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस, क्योंकि वो बाहर का फोर्स देखते हैं, तो कहते हैं बाहर का फोर्स ज्यादा होगा तो स्ट्रेन ज्यादा नहीं होगा, ऐसे लिखना चाहिए हमें तो, स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस। मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रेस वो नहीं है जो बाहर से आप लगा रहे हो, ये स्ट्रेस बॉडी के अंदर जो डेवलप हुए हैं वो स्ट्रेस है। तो बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होंगे बाहर के फोर्स के कारण, जो स्ट्रेस डेवलप होंगे वो किसके कारण होंगे, क्योंकि बाहर के फोर्स ने स्ट्रेन बना दिया बॉडी को, बॉडी की डायमेंशन चेंज कर दी, स्ट्रेन लिया है बॉडी में, तो इसके कारण चेंज होंगे। इसलिए ये लॉ जो है ऐसे लिखा जाता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब आपके तीन तरह के यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया कि आपके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएंगे। आप लोग तो मेडिकल वाले हो ना, आप लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। जब अगर इंजीनियरिंग वाले होते आप लोग तो इसमें पूरा वो है, सब्जेक्ट होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। तो इससे पूरा सब्जेक्ट है एक अलग सी, उसमें सब आता है ये डिटेल में। खैर हम लोगों को जितना पढ़ना है हम उतना देखते हैं, हमारा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जितना है। तो देखो अब तीन तरह के स्ट्रेन की आप बात करें तो हमारे तीन तरह के स्ट्रेन आते हैं। एक तो आता है, पहला है हमारा ये मैं बात कर रहा हूँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। पहला है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस, तो यंग मॉडुलस क्या होता है? यंग मॉडुलस जो है वो होता है आपका रेशो ऑफ, ये होता है रेशो ऑफ नॉर्म स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
ठीक है। इनफैक्ट मुझे लिखना चाहिए नॉर्मल स्ट्रेस, परपेंडिकुलर जो स्ट्रेस होता है, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर आप वायर के केस में देखें या किसी और केस में देखें तो वी कैन राइट दिस एज फोर्स बाय एरिया। अगर आप किसी वायर में फोर्स लगा रहे हो तो ये वाला एरिया लोगे, तो लिखोगे फोर्स बाय एरिया, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या लिखोगे, डेल्टा एल बाय एल। तो ये आपका जो यंग मॉडुलस आएगा वो आ जाएगा आपका फोर्स इनटू लेंथ डेल्टा एल बाय ए, यानी कि ए बाय डेल्टा एल। दिस इज माई यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस तो कांस्टेंट है ना, यंग मॉडुलस तो कांस्टेंट है, और ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन सा आपका मटेरियल है। तो हर मटेरियल की अपनी अपनी यंग मॉडुलस की वैल्यू होती है। स्टील की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, आयरन की अलग होगी, सबकी अपनी अपनी वैल्यू होगी। तो यंग मॉडुलस इज अ कांस्टेंट। फॉर अ मटेरियल, तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है एक्चुअली। फोर्स आप बाहर से लगा रहे हो, एल आपकी वायर की लेंथ है, एरिया आपका परपेंडिकुलर एरिया है, ये वाला एरिया लेंगे इसमें, तो डेल्टा एल आपका चेंज इन डायमेंशन है, ठीक है। अगर हम यंग मॉडुलस की यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या आएगी, फोर्स पर यूनिट एरिया है ये। देखो स्ट्रेन की यूनिट क्या आएगी, स्ट्रेन की तो कोई यूनिट नहीं होगी, डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि दोनों मीटर मीटर में होंगे। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, स्ट्रेस की यूनिट है फोर्स बाय एरिया। तो जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वो यंग मॉडुलस की होगी, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट हो जाएगी एसआई यूनिट, इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। और अगर डायमेंशन की बात करोगे तो डायमेंशन भी आपका फोर्स पर यूनिट एरिया से आ जाएगा, डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो, तो उससे आप निकाल लोगे डायमेंशन वगैरह। तो ये मेरा यंग मॉडुलस आया। दूसरा मॉडुलस आपका जो होता है, ये क्लियर है यंग मॉडुलस सबको? यस सर। दूसरा होता है हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस जो हमारा होगा वो होगा नॉर्मल स्ट्रेस बोल सकते हो, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये भी आपका फोर्स पर यूनिट एरिया होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका होता है डेल्टा वी बाई वी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी जो यूनिटलेस क्वांटिटी है, डेल्टा वी बाई वी है। तो जो बल्क मॉडुलस है इसकी भी जो वैल्यू आएगी वो, सॉरी जो यूनिट आएगी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगी, और इसकी वैल्यू भी मटेरियल पर डिपेंड करेगी। अगर मान लो किसी कोई मटेरियल है और वो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होता, उसके बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, तो ये अपॉन में जीरो आएगा जब समथिंग डिवाइड बाय जीरो जो है इन्फिनिटी होता है, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी आ जाएगी। तो जो आपके बॉडी ज़्यादा रिजिड होती हैं उनका जो है बल्क मॉडुलस ज़्यादा होता है। सर अनडिफाइंड होगा ना? 1/0, यस सर अनडिफाइंड। 1/0 इन्फिनिटी होता है, 0/0 इज अनडिफाइंड। ओके सर। समझ लो आप लोग, ये बाद में प्रॉब्लम आती है। 1/a कितना होगा, 0.1, 10 होगा, ये 100 होगा। ऐसे अगर मैं ये करूंगा तो ये कितना होगा, 1000, और अगर मैं 1/0 करूंगा तो कितना आएगा, बहुत बड़ी क्वांटिटी आएगी, क्योंकि जैसे जैसे आपका ये घटता जा रहा है वैसे वैसे। तो सर अनडिफाइंड में तो लिख सकते हैं, हमें मालूम ही नहीं है क्या आएगा तो। नहीं, इन्फिनिटी और अनडिफाइंड में फर्क है। अनडिफाइंड मतलब आपको नहीं पता कि, अनडिफाइंड मतलब वो डिफाइन ही नहीं है वैल्यू, वो मैथ्स में है ही नहीं कोई वैल्यू, और इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है। दोनों में फर्क है, नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी में फर्क है। आप मैथ्स के स्टूडेंट हो या नहीं हो? है सर, मैथ्स के स्टूडेंट है। अच्छा, तो तब भी डाउट है। वो सर मैंने आज तक इनफिनिट अनडिफाइंड पढ़ा था ना सर।
नहीं, अनडिफाइंड नहीं होता, इन्फिनिटी होता है, ठीक है, फर्क होता है दोनों में। इन्फिनिटी जो होता है बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, और अनडिफाइंड जो होता है, अगर ऐसे आ गया मान लो 0/0 तो इट इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। 0/0 इज नॉट डिफाइंड, या फिर इन्फिनिटी आ गया, ये भी नॉट डिफाइंड है। सर 1/∞ आ गया तो? 1/∞ 0। हाँ यस सर, ओके सर। ठीक है, चलो तो कोई मैथ्स पढ़ाएंगे तब देखेंगे, है ना। अभी अपना टॉपिक पे आते हैं। तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू होती है इसकी, 10⁻9 में आती है ये, है ना। 10⁻9 में इसकी वैल्यूज आती हैं। तो डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो बल्क मॉडल ऑल्सो डिपेंड ऑन द मटेरियल, और इसकी यूनिट आपने लिख ली, डायमेंशन आप निकाल सकते हो खुद ही। थर्ड हमारा जो मॉडुलस है वो रिजिडिटी का है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं क्योंकि शेयरिंग स्ट्रेंथ से प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और shear modulus of rigidity। इसको हम ईटा से लिखते हैं, जो हमने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए भी पढ़ा होगा। तो ईटा से भी लिखते हैं इसको, और जी से भी लिखते हैं। तो आप हायर क्लासेस में देखेंगे तो ईटा जी यूज करते हैं, कई कई किताब में सी भी यूज किया हुआ है, ठीक है। आप लोगों के जो है उसमें आई थिंक जी यूज किया है हम लोगों ने। तो जी जो आपका होगा वो क्या होगा, सेम होगा वही। इस समय जो आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस है, या शेयरिंग स्ट्रेस बोलते थे, टेंजेंशियल स्ट्रेस, और बाय आपका जो शेयरिंग स्ट्रेन अभी हमने पढ़ा था थीटा, या फिर डेल्टा L/L। अब डेल्टा L/L फिर जो है यूनिट लेस है, तो आपकी जो यूनिट आएगी इसकी वो फिर दोबारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी। और टेंजेंशियल स्ट्रेस आपको पता ही है, वो हम जो एरिया लेते हैं वो ये वाला एरिया लेते हैं, जिसपे कि फोर्स ये वाला एरिया, अगर मान लो ऐसी बॉडी है, लास्ट टाइम आपको बताया था मैंने, वी विल टेक दिस एरिया, ठीक है, जिसपे फोर्स लग रहा है। टेंजेंशियल स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया बाय डेल्टा L/L, या थीटा बोल सकते हो बेटर टर्म में, कि डेल्टा L/L लिखोगे तो फिर उसकी तरह ही लगेगा आपको, यंग मॉडुलस की तरह, वहाँ भी ऐसे आता है क्योंकि। तो उसको आप डेल्टा A/थीटा लिख सकते हो, डेल्टा थीटा या थीटा, जिससे बॉडी बेंड कर जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा है तीसरा टाइप ऑफ स्ट्रेस, तीसरा टाइप ऑफ कांस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी। तो ये हमारे सॉलिड के लिए तीनों तरह के कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। तो इस पे फिर अभी बेस कुछ क्वेश्चन है वो करेंगे, उससे पहले एक बार हुक्स लॉ का स्ट्रेस स्ट्रेन जो रिलेशनशिप आया है, एक बार उसको समझ लें कि एक वायर जो होती है उसका स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जो बनता है वो कैसा बनता है, उसका ग्राफ अगर हम बनाए तो कैसा बनता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का ग्राफ। तो लेट अस ट्राई टू सी दैट ग्राफ। आप अगर एक वायर को लेंगे और उसको अगर लोड लगाएंगे उस पर, अगर आप उस वायर पे लोड लगाओगे तो उसकी क्या होगी, लेंथ बढ़ेगी, उसकी लेंथ जो है बढ़ेगी। तो हम जो है लेंथ उसकी मेजर कर लेते हैं कितनी बढ़ रही है, ओरिजिनल लेंथ हमें पता है, तो हम उसकी ओरिजिनल लेंथ और लेंथ में ग्राफ बनाते हैं, उससे फिर हम ये रिलेशनशिप निकालते हैं फॉर द वायर। वी से दैट स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर अ वायर जो है वो कैसे होती है। सर ये शेयरिंग मॉड्यूलस मटेरियल पे डिपेंड करता है? यस ऑब्वियसली, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है ये, ऐसे यंग्स मॉड्यूलस भी तीनों। ओके। जब आपको कोई मटेरियल लेना होता है ना, जब आप मान लो आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो या फिर मशीन का कोई पिस्टन बना रहे हो, तो आप देखते हो यहाँ पे किस तरह के फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे शेयरिंग फोर्स लग रहा है,
या लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगेंगे या वॉल्यूमेट्रिक फोर्स लगेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप मटेरियल डिसाइड करते हो कि कौन सा मटेरियल का मैं पिस्टन बनाऊं या अपना पिस्टन बनाऊं या फिर मैं बिल्डिंग बनाऊं। तो वो तीनों मटेरियल पे प्रॉपर्टी है, तो आप अकॉर्डिंगली मटेरियल डिसाइड करते हो। तो जैसे हम आप एक्सपेरिमेंट देखो तो कंक्रीट पे भी एक्सपेरिमेंट होते हैं कि कंक्रीट के कितने हैं वैल्यू सारी, और ऐसी जो है जो आप पिस्टन बनाओगे तो आयरन की कितनी है, एल्यूमिनियम की कितनी है उसके पिस्टन बनाओगे तो ये सारे के सारे जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप बिटवीन इन वायर। उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एक वायर को जो है एक रिजिड सपोर्ट से हैंग करोगे और इस पे जो है आप लास्ट में वेट कुछ अपने पुट करोगे। यहाँ पे अलग अलग वेट आप पुट करते रहते हो। यहाँ पे एक वेट रखो या 2 वेट रखो या 3 वेट रखो, 3 किलो 2 किलो 5 किलो। तो आपका लेग में ऐसा एक्सपेरिमेंट ऐसा सेटअप होता है। वायर जो आप छत पे कुछ लगा के उसको फिक्स कर देते हो और यहाँ पे जो आपका सामने उसके स्केल होता है दीवार पे यूजुअली, उस स्केल में आप रीडिंग ले सकते हो। तो दीवार पे मान लो कोई स्केल लगा हुआ है आपका, तो वहाँ से आप रीडिंग ले सकते हो कि आपकी रीडिंग क्या आ रही है। रीडिंग लेने के लिए आपको वायर में कोई फिक्स पॉइंट लेना पड़ेगा और उसको आपको देखना पड़ेगा वो कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, उससे आपकी रीडिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट होगा, पॉइंटर, तो फिक्स पॉइंट होगा, उससे आप देखोगे कि स्केल पे रीडिंग इसकी क्या आ रही है। ओके। तो वायर जब नीचे आएगी, इस पर वेट लगाओगे तो नीचे आएगी, तो आपकी ये वैल्यू आएगी अकॉर्डिंगली। तो आप देखोगे कितना डेल्टा एल कितना है, मेरा इनिशियली कितना था अब कितना है। तो आपने डेल्टा एल मेजर कर लिया, उससे आप स्ट्रेन निकाल लोगे। स्ट्रेस कैसे निकालोगे, स्ट्रेस आपको यहाँ पे वेट पता है, मैंने वेट कितना लगा रखा है तो फोर्स आ गया। फिर वायर का एरिया निकालोगे। वायर का एरिया कैसे निकालोगे, वायर का एरिया निकालने के लिए आप स्क्रू गेज यूज कर सकते हो। स्क्रू गेज पढ़ा होगा ना आपने, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। यस सर। तो Yes, sir. स्क्रू गेज यूज करके वायर का डायमीटर निकाल लोगे, डायमीटर से फिर एरिया निकाल लोगे। तो आपका एरिया आ गया, फोर्स पर यूनिट एरिया आ गया, तो स्ट्रेस आ गया, है ना। mg बाई एरिया कर लोगे, पाई आर स्क्वायर, स्ट्रेस आ जाएगा यहाँ से। और स्ट्रेन आपका डेल्टा एल बाई एल से आ जाएगा, वो आप मेजर कर लोगे। फिर आप इन दोनों में ग्राफ बनाते हो, तो आप देखते हो कि स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन या स्ट्रेन के साथ स्ट्रेस कैसे वेरी कर रहा है, तो आप लगाते हो। इस केस में क्या होगा, जो आप बाहर से फोर्स लगा रहे हो, जो बाहर से स्ट्रेस आप दे रहे हो वायर को, और अंदर का इक्विलिब्रियम में बराबर होगा। एक्चुअली आप क्या करते हो, आप पहले लोड लगाते हो वायर पे, फिर वायर थोड़ा सा बड़ी होती है तो आप रुक जाते हो वहाँ पे। 2 किलो आपने लगाया, आप रुक गए, आपने देखा वायर कितनी बड़ी, इतनी बड़ी, रीडिंग ले ली। फिर आपने 3 किलो लगाया, फिर आप रुक गए, फिर वायर थोड़ा बड़ी हो जाएगी, थोड़ा टाइम लेगी। तो आप जो 3 किलो लगा के रुक गए, तो क्या हुआ, वायर ने अपने स्ट्रेस को बाहर के स्ट्रेस के बराबर कर लिया, इक्विलिब्रियम आ गया। तो यानी यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, तो जो स्ट्रेस वायर के अंदर डेवलप होंगे, जो आपने अंदर डेवलप किए होंगे वायर ने, वो आपके बाहर के स्ट्रेस के बराबर होंगे। तो इस केस में अगर आप बाहर का स्ट्रेस लिखो चाहे अंदर का लिखो, दोनों बराबर होंगे, है ना। तो इसलिए हम बाहर का लिख सकते हैं, ये स्ट्रेस जो होगा वो इतना होगा, क्योंकि अदरवाइज तो हमें अंदर का स्ट्रेस लेना चाहिए, अदरवाइज तो हमें ये अंदर का स्ट्रेस लेना चाहिए। सर बाहर का क्यों लिखते हैं, एक बार और बता दीजिए। क्योंकि यहाँ पे बाहर का स्ट्रेस जो इस वेट के कारण प्रोड्यूस हुआ है, और जो वायर के अंदर का स्ट्रेस वो इक्विलिब्रियम में, क्योंकि जब एक बार वायर मान लो बड़े होकर रुक गई, अब वायर रुकी हुई है ना, तो कुछ आगे बढ़ रही ना पीछे बढ़ रही, तो यानी फोर्स बैलेंस हो रहे हैं आपस में। और अगर फोर्स बैलेंस हो रहे हैं, उसका मतलब ये है कि अंदर का स्ट्रेस बाहर के स्ट्रेस के बराबर हो गया। क्लियर। यस सर, तो फिर हम इसे अंदर का ही मान लेते हैं, बात तो भैया। हाँ मान सकते हैं, लेकिन मैंने कंफ्यूज मत होना कि भाई mg बाई पाई आर इसको क्यों लिया, अंदर का स्ट्रेस मेजर करना चाहिए था हमें, अंदर का तो मेजर कर नहीं सकते यूजुअली आराम से। यस सर। ओके। अब इसका जब ग्राफ आप बनाओगे तो क्या बनेगा, वायर को जब आप खींचोगे तो ग्राफ कैसे बनेगा आपका।
तो आपका वायर का जो ग्राफ है पहले क्या होगा, ये स्ट्रेस है यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस एक्सिस पे, सॉरी। सर ये इक्विलिब्रियम में है, इसका क्या मतलब सर? मतलब कि बॉडी रेस्ट में है। इक्विलिब्रियम ये होगा ना एक्चुअली, आपने जब शुरू में क्या होगा, बॉडी के अंदर स्ट्रेस कम होंगे, आपने एकदम से 3 किलो का वेट रख दिया, तो आपको तो रखने में लगेगा 1 सेकंड, 1 सेकंड में लगेगा, 0.1 सेकंड लगेगा रखने में। लेकिन वायर को स्ट्रेस डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगेगा, वायर अपनी लेंथ बढ़ाएगी, स्ट्रेस को डेवलप करेगी, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको पहले रुकना पड़ता है एक्सपेरिमेंट में। तो फिर जो 2-4 मिनट में अपना वो बढ़ा देगी, अपना पूरा लेंथ वेंथ, अपने स्ट्रेस को एडजस्ट कर लेगी, तब आप रीडिंग लेते हो। एकदम से ऐसा नहीं कि आपने रखा लोड, आपने रीडिंग ले ली, फिर आप जब वो बड़ा हो जाएगा तो आप रीडिंग लोगे उसकी, रीडिंग कितनी है। तो इस दौरान जो है, जब फाइनल रीडिंग आपने ली, तो उसमें क्या हुआ कि वायर ने अपने स्ट्रेस को बाहर के स्ट्रेस के बराबर इक्वेट कर लिया, तो हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम आ गया। क्लियर? सर मतलब सराउंड, मतलब बाहर और अंदर सेम स्ट्रेस है? हाँ, बाहर जो स्ट्रेस लगा रहे हो आप और जिसके अंदर लग रहा है वो सेम स्ट्रेस है। सर तो अंदर का स्ट्रेस कैसे मेजर करते हैं? अंदर का डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, अंदर का स्ट्रेस मेजर करने के लिए आपको ये तरीका लगाना पड़ेगा, आपने लिखा ना स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, तो आपको स्ट्रेन मेजर करना पड़ता है वायर किसी भी चीज का, उससे आप स्ट्रेस निकालते हो कि उसके अंदर स्ट्रेस कितना डेवलप हो गया होगा, है ना। जैसे मतलब आपकी, अगर बॉडी रेस्ट पे आ गई मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। बिल्कुल, अगर कोई बॉडी मान लो, इक्विलिब्रियम कब बोलते हैं, एक्सेलरेशन 0 हो, अगर यस कोई सर। बॉडी अगर कोई रेस्ट में है तो उसका एक्सेलरेशन तो 0 ही होगा। ओके सर। ठीक है, तो अंदर का स्ट्रेस हम यूजुअली नाप नहीं सकते, अंदर का स्ट्रेस नापने के लिए हमें स्ट्रेन नापना पड़ता है ना, तो उससे नापते हैं। जैसे बिल्डिंग वगैरह आपकी होती है, तो बिल्डिंग जब क्रैक होती है तो वो बिल्डिंग का स्ट्रेस नापने के लिए कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है बिल्डिंग के अंदर या रेल की पटरी के अंदर, तो आप उसके स्ट्रेन देखते हो कि उसके स्ट्रेन कितना रखा है, और स्ट्रेन को फिर मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, यंग मॉडुलस से, तो आपका स्ट्रेस आ जाएगा। जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना, ये बल्क मॉडुलस, ये यंग मॉडुलस, देखो किस तरह का फोर्स लग रहा है उस पर। तो अगर मान लो वॉल्यूमेट्रिक फोर्स लग रहे हैं, तो आप बल्क मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर लोगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को, फिर आप उससे बताओगे कि आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कितना है। तो ये इनडायरेक्टली निकाला जाता है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं आप। ठीक है, एज आई नो। अब कोई नया इंस्ट्रूमेंट अगर भरा दिया साइंटिस्टों ने, पता नहीं, क्योंकि अर्थ का भी स्ट्रेन निकाला जाता है कि अर्थ के अंदर जो हलचल चलती है अर्थक्वेक वगैरह की, तो उसमें भी स्ट्रेन वगैरह देखा जाता है, कितना स्ट्रेन है, तो स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है। ओके ओके सर। ओके राइट। चलिए अब देखते हैं इसको क्या होता है वायर को। तो जब आप इसको खींचोगे, वायर को स्ट्रेस ज़्यादा दोगे तो स्ट्रेन ज़्यादा दोगे, स्ट्रेन ज़्यादा आएगा उसमें, तो ग्राफ आपका बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ बना आपका, स्ट्रेट ग्राफ बना आपका, यानी कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन है इस केस में आपका, है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये ग्राफ जो है, उसके बाद ये ग्राफ जो है थोड़ा आगे गया, ये पॉइंट मान लो ए है, ये बी है, ए है और ये पॉइंट मान लो बी है। ठीक है, तो बी तक भी क्या है आपका, अच्छा ए पे आपका स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन है और बॉडी आपकी इलास्टिक है। तो अगर मान लो मैं बीच में यहाँ पे स्ट्रेस, मैंने मान लो इतना स्ट्रेस डेवलप कर लिया, और फिर मैंने लोड हटा दिया, तो लोड हटाऊंगा तो क्या होगा, बॉडी वापस चली जाएगी अपनी ओरिजिनल लेंथ पे। अगर मैं ऐसे लोड हटा दूं तो वापस चली जाएगी ना, अगर मैं इसका लोड हटा दूं यहाँ से। अगर ये इलास्टिक बॉडी है, इलास्टिक बॉडी हमने पढ़ी, क्या पढ़ी थी, जो अपनी शेप रिगेन कर लेती है, शेप रिगेन कर लेती है उसे इलास्टिक यस बॉडी। सर। तो अगर मैं यहाँ पे लोड हटा दूं तो वायर अपनी दोबारा लेंथ रिगेन कर लेगी। तो ये काम कहाँ तक होता है, बी तक होता है ये काम। बी तक जो है वायर अपनी शेप जो है रिगेन कर लेती है, तो बी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। यहां तक वायर अपनी शेप रिगेन कर लेगी अगर आप उसे लोड हटा दोगे उसका। तो ए तक क्या है आपका, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन है, ए तक आपका स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन है, तो ए को हम बोलते हैं, ए को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट या प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर होगा सबको। यहाँ तक क्या है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन है, यहाँ पे क्या है,
ओ ए तक जो है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन है। सर तो फिर हुक्स लॉ कहाँ तक फॉलो होता है के लिए एमसीक्यू होगा, तो उसमें तो हमें प्रोपोर्शनल लिमिट ही करना चाहिए ना। हाँ बोल सकते हो कि यहाँ प्रोपोर्शनल लिमिट तक बोल सकते हो कि हुक्स लॉ फॉलो होता है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, मैंने सॉरी यहाँ तक ए तक मतलब बोल ये दोनों ऑप्शंस हुए प्रोपोर्शनल और इलास्टिक लिमिट के, दोनों तो देंगे तो हाँ फिर हमें ए बोलना पड़ेगा कि ए तक हमारा फॉलो होता है ओके सर। ना। इसमें इनफैक्ट अगर आप देखोगे आपके टेक्स्ट बुक में लिखा भी है कि हुक्स लॉ डज नॉट फॉलो बिटवीन ए टू बी, लिखा हुआ है किताबों में कि ए से बी तक हुक्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, केवल कहाँ तक फॉलो करेगा, ए तक। ठीक है, उसको बोलते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट, लेकिन वो होता यहाँ तक है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। ठीक है, उसके सर हम बाद डेफिनेशन में दोनों लिख सकते हैं ना? मत लिखो यार, क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, टीचर को फालतू में समझ में नहीं आया काट कूट देगा स्कूल में है ना। जो नॉलेज आपको आई है उसको आप अभी तक अपने तक ही रखो, है ना। स्कूल में जो उन्हें चाहिए वही लिखो, तो जो हुक्स लॉ लिखा हुआ है उतना ही लिखो। ठीक है, अगर आपका टीचर बहुत अच्छा है तो बात अलग है, अगर टीचर आपके ठीक है। कई बार टीचर बोर्ड वगैरह में तो कई बार ऐसा होता है कि किसी टीचर को कॉपी चलेगी उसको पता ही नहीं है तो काट वाट देगा। तो जो डेफिनेशन आपकी किताबों में लिखी है उसको बोर्ड में वहीं पे लिखो, कंपटीशन में कर सकते हो जो करना चाहो। ओके सर। ओके, तो ये ध्यान रखना है यार चीजों को। यस सर, इसीलिए पूछ लिया। भाई बोर्ड में बिल्कुल वो लिखो जो टीचर ने बोला है ना, जो उनको पसंद हो बात वही लिखेंगे। अगर कहीं दो डेफिनेशन लिखी हुई है, टीचर ने बोला कि मेरे को पहली वाली पसंद हो पहले लिखो, उसने बोला को दूसरी वाली पसंद है दूसरी लिखो, अपना दिमाग वहां मत लगाओ। यस सर। चलो, एक बार ऐसा हुआ था वाइवा में, आपका तो नहीं, वो कॉमर्स का ध्यान है, कॉमर्स का वाइवा चल रहा था, उसमें टॉपर था वो बच्चा जो यूनिवर्सिटी का टॉपर, उसका वाइवा हुआ, उसने डेफिनेशन बोला, टीचर ने बोला कि बताओ उसकी डेफिनेशन क्या होती है। उसने एक बताई, टीचर ने मना कर दिया, 2 3 4, उसने 10 डेफिनेशन बता दी। टीचर ने कहा नहीं हमारे यहाँ तो ये पढ़ाते हैं 12, उसने कोई अलग डेफिनेशन बता दी कि हमारे यहाँ तो इस प्रोफेसर की पढ़ाते हैं डेफिनेशन। तो टीचर को जो पसंद होता है ना वहाँ पे वही लिखना है। और अगर जब बोर्ड होगा तो बोर्ड में आपको पता नहीं टीचर कौन है, तो बोर्ड में वो लिखना है जो किताबों में स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखी हुई है। चलो, यस सर, स्टैंडर्ड तो हर जगह चल जाएगी। हाँ स्टैंडर्ड हर जगह चल जाएगी, तो उसको आप क्लेम भी कर सकते हो बाद में अगर टीचर ने काट दिया तो। ओके चलो, इलास्टिक लिमिट यहाँ तक हुआ। अब क्या होगा, अब अगर आप और ज्यादा वो करोगे, इसे खींचोगे तो ये और आगे चला यहाँ तक जाएगा। मान लो एक पॉइंट आएगा सी तक ये और खींचता जाएगा। ठीक है, सी के बाद सी तक तो ये ठीक रहेगा, सी तक ये क्या करेगा, सी के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे भी इलास्टिक नहीं है, इनइलास्टिक बिहेवियर शो करेगा बी टू सी के बीच में, बी टू सी के बीच में इनइलास्टिक बिहेवियर शो करेगा ये। ठीक है, तो मान लो मैं बी टू सी में कहीं लोड कम कर दूं, तो अगर मैं लोड कम करूं यहाँ पे, तो ये बॉडी क्या करेगी, अपनी शेप पूरी रिगेन नहीं करेगी, इसकी शेप रिगेन नहीं करेगी। अगर मैं यहाँ पे लोड कम करता तो शेप रिगेन कर लेती, तो स्ट्रेन कितना हो जाता फाइनली फिर दोबारा से, भाई स्ट्रेन कितना था शुरू में, 0 था। 0। तो अगर मैं यहाँ पे लोड हटाता तो स्ट्रेन 0 हो जाता है ना, यहाँ पे हटाता तब भी 0 हो जाता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लोड हटाऊं बी और सी के बीच में, तो मेरा स्ट्रेन 0 नहीं आएगा। तो बॉडी अगर आप देखोगे तो बॉडी जो है, अगर आप देखोगे तो यहाँ स्ट्रेन उसका कुछ रह जाएगा। अगर लोड हटाओगे आप तो ग्राफ वापिस जो आएगा ऐसा, तो वायर में कुछ लेंथ फालतू बची हुई रह जाएगी। इवन आपका लोड 0 हो चुका है, इवन आपका स्ट्रेस 0 हो चुका है, लेकिन स्ट्रेन 0 नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वायर में क्या आ गया, वायर में एक लेंथ बच गई, उसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट। ये क्या हो गया, परमानेंट सेट हो गया उसमें इतनी लेंथ, तो O1 को बोल सकते हैं परमानेंट सेट। ठीक है, अच्छा B2C क्या है, B2C आपका जो बिहेवियर है वो क्या है, इलास्टिक है। लिख देता हूँ B2C, ये इलास्टिक लिमिट आ गई थी, तो उसके आगे क्या होगा, फिर इन इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा, स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब तो इसके आगे इलास्टिक ही होगा सारा, B2C क्या पूरा इसके आगे इलास्टिक होगा, है ना। तो B2C बस क्या हो रहा है आपका, B2C आपकी स्ट्रेन तेजी से बढ़ रही है, स्ट्रेन विल इंक्रीज वेरी रैपिडली। ठीक है, स्ट्रेन विल इंक्रीज वेरी रैपिडली। तो हमारा सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सी पॉइंट लिख दो, सी पॉइंट क्या है हमारा,
सी पॉइंट के बाद क्या हो रहा है हमारा, सी पॉइंट के बाद हमारा एकदम से जो है ये ग्राफ ऐसा चला जाएगा, ऐसे। तो स्ट्रेन तेजी से बढ़ गया आपका, आप देख रहे हो आपका स्ट्रेन जो बहुत तेजी से बहुत ज्यादा बढ़ गया, जबकि स्ट्रेस बहुत तेजी से नहीं बढ़ा। तो थोड़ा सा लोड लगाने पे वायर एकदम से क्या हो गई, बहुत ज्यादा खिंच गई। तो वायर एकदम से क्या हो गई, बहुत ज्यादा खिंच गई। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एक तरह का यील्ड हो गया वायर में, तो उसे बोलते हैं हम यील्ड पॉइंट। सी इज नोन एज यील्ड पॉइंट। ठीक है, सी हमारा यील्ड पॉइंट है क्योंकि वायर हमारा एकदम से खिंच गया ये। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वायर फिर दोबारा से कुछ स्ट्रेन अपनी शो करेगा, अगर आप और लोड लगाओगे तो आपकी दोबारा स्ट्रेस शो करेगा, ये फिर एक ग्राफ ऐसे बन जाएगा और फाइनली एक टॉप पे जाके फिर ये नीचे आ जाएगा ऐसे। तो ये मान लो आपका डी पॉइंट है, टॉप वाला पॉइंट आपका ई है और ये वाला पॉइंट आपका फाइनली एफ है। यहाँ पे वायर आके टूट जाएगी, वायर आके टूट जाएगी यहाँ पे। तो जो डी पॉइंट है आपका, डी पॉइंट को हम बोल सकते हैं कि डी के बाद क्या हो रहा है आपका, एकदम से लोड दोबारा रिगेन कर रहा है। डी के बाद क्या हो रहा है, अपना एकदम से वो जो है लोड दोबारा से रिगेन कर रहा है, तो कर्व आपका ऊपर जा रहा है। इसमें पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आपका, तो ब्रेकिंग पॉइंट एफ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टूट रहा है, एफ को हम क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट। यहाँ पे टूटी जाएगी वायर। डी पे क्या हो रहा है इसका, आप देखोगे वायर का जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो, सॉरी ई पे जो है आप देखोगे तो वायर का जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो ई पे आ रहा है। इससे ज्यादा स्ट्रेस तो वायर ले नहीं सकती, इससे ज्यादा स्ट्रेस तो वायर ले नहीं सकती, मैक्सिमम स्ट्रेस है इसका, तो इसका मैक्सिमम स्ट्रेस है। तो ई को हम बोलते हैं, डी यहाँ है, ई को हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट। अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल यहाँ पे आ रही है आपकी, तो इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट। अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, इसको मिटा लेते हैं यार, ई है ये, है ना। तो आप इससे ज्यादा उसको उससे स्ट्रेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसकी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट। ठीक है, अब देखो अभी डी भी देखेगी क्या है। अभी यहाँ पे जो सी पॉइंट था, सी के बाद ये एकदम से जो है बहुत ज्यादा वायर जो है अपनी लेंथ बढ़ा रही है। ठीक है, आप जो वायर को यूज कर सकते हो, आपने बोला अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट हमारा ई है, लेकिन आप कई बार जो डिजाइन करोगे कि वायर को या किसी मटेरियल को, तो आप ई के लिए डिजाइन नहीं करोगे, आप डिजाइन करोगे यहाँ के लिए, क्योंकि आप चाहते हो कि स्ट्रेन इतनी ज्यादा ना हो जाए कि उसका अगर आप लोड हटाओगे तो परमानेंट सेट बन जाए या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए। तो आप ट्राई करते हो कि उसको जो है, या ऐसा हो कि स्ट्रेन बहुत ही ज्यादा हो जाए, तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा ना हो किसी उसमें, है ना। ई मान लो पॉइंट पे क्या होगा फिर से बता। ई पॉइंट पे आपकी स्ट्रेंथ ये हो गई स्ट्रेस, इससे ज्यादा स्ट्रेस हो सकती है वायर में, दिख रही है कहीं, इससे ऊपर तो ग्राफ जा नहीं रहा। यस सर। तो ये जो ई पॉइंट है, इस पे आपकी स्ट्रेस जो है मैक्सिमम है वायर में, यानी उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम है। अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो स्ट्रेंथ आ जाएगी। सर ये पॉइंट पे क्या हो रहा है? ई पॉइंट पे, सर डी। हाँ डी पे मैं आ रहा हूँ, पहले ई पॉइंट पे देखो। ई पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी, तो इसको हम, जो हमारा ई पॉइंट है, इसको हम अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रेस आती है अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस है हमारी ई पे। डी पॉइंट पे क्या हो रहा था आपका, डी पॉइंट पे आपका जो ये ग्राफ है वो एकदम से दोबारा अपनी जो है स्ट्रेंथ बढ़ाना शुरू करा, क्योंकि सी से डी तक क्या हुआ, उसने एकदम से इलोंगेट होना शुरू हो गया, है ना। आपका क्या हुआ कि लोड तो आपने ज्यादा बढ़ाया नहीं, आप देख रहे हो आपका स्ट्रेस तो ज्यादा बढ़ नहीं रहा, लेकिन स्ट्रेन बढ़ रहा है आपका, आपका स्ट्रेन बढ़ रहा है इधर को, लोड तो ज्यादा बढ़ नहीं रहा, आपका लोड तो लगभग सेम है। तो वायर ने क्या करा, एकदम से यील्ड कर गई, मैंने वायर जो है एकदम से यील्ड कर जाएगी, एकदम से बड़ी होना शुरू हो जाएगी सी से डी पे। ठीक है, डी तो वहां पे स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा, लेकिन डी के बाद क्या हुआ, फिर दोबारा जब वायर एक बार लंबी हो गई
उसके बाद वो दोबारा जो है कुछ स्ट्रेंथ गेन अपने शो करेगी, आपको और लोड लगाना पड़ेगा उस पर, और लोड लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि और लोड आपको लगाना पड़ रहा है तभी इसमें स्ट्रेस आ रही है, तो उसमें फिर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी और वो पॉइंट ई तक आपका पहुंचेगा, पॉइंट ई तक पहुंचेगा जो कि आपका अल्टीमेट स्ट्रेस है। तो यहाँ पे जो आपका बिहेवियर आ रहा है इसको हम सबको बोलते हैं प्लास्टिक बिहेवियर शो हो रहा है। डी ई एफ जो आपका बिहेवियर शो हो रहा है यहाँ पे सब प्लास्टिक बिहेवियर शो हो रहा है। प्लास्टिक बिहेवियर मतलब यहाँ डी ई एफ में जो भी इलोंगेशन अब हो रहे हैं ये अपनी शेप को दोबारा वो नहीं करेंगे, रीगेन नहीं करेंगे। ये अपना एक बार अगर शेप इनका चेंज हो गया तो दे विल नॉट रीगेन देयर शेप, दे विल नॉट रीगेन देयर शेप। सर प्लास्टिक बिहेवियर तो बी से ही हो रहा है ना, क्योंकि हाँ लेकिन यहाँ पे बीसी पे जो है अभी कुछ शेप रीगेन कर रहा है वो, लेकिन आगे जाके तो बिल्कुल ही नहीं करेगा फिर। तो चलो सर हम कह पार्शियल सकते हो हैं ना, सर तो हम कह सकते हैं ना सी से प्लास्टिक बिहेवियर। सी से प्लास्टिक बिहेवियर कह सकते हैं क्योंकि सी आपका यील्ड पॉइंट है और बी ये आपका लिमिट था। यस सर। हाँ बोल सकते हैं कि ये भी प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है और यहाँ पे भी प्लास्टिक बिहेवियर है आपका, बिल्कुल ठीक है, बोल सकते हैं। इसमें आगे जो एक्चुअली सब चीजें जो होती है ना, ये होती क्यों है, इसलिए होती है क्योंकि वायर अपनी ना अंदर से उसकी वो चेंज हो जाते हैं, क्रिस्टल जो होते हैं ना उसके, जब उस खींच रहे होते हैं ना उसको, उसके क्रिस्टल अपने शेप वगैरह चेंज कर रहे होते हैं। तो अगर आप हायर लेवल पे देखोगे तो उसमें सब बताया जाता है कि ये जो प्लास्टिक बिहेवियर आया, फिर ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्यों आया, वहाँ पे अंदर के क्रिस्टल ने कैसी शेप ले ली, क्या हुआ। तो ये सब जो है इसके अंदर चलता रहता है वायर के अंदर क्रिस्टल्स में। तो उसको उस पर डिपेंड करता है कि आपका क्या वो होगा, क्या नाम बोलते हैं, क्या आपका बिहेवियर शो करेगा कहाँ पे। तो ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है बिहेवियर है वायर का। तो वायर ने क्या किया, पहले यहाँ से यहाँ तक वो प्रोपोर्शनली बड़ी, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन था ए से, और आपका यहाँ तक पॉइंट हमने क्या लिया था, ए से लेके हमने लिया था बी तक वायर की लेंथ बढ़ी, लेकिन ये अभी भी इलास्टिक लिमिट में है। बी तक आपका इलास्टिक लिमिट चल रहा था। बी से सी जब वो गई तो लेंथ बढ़ रही है, लेकिन अब जो लिमिट है वो इलास्टिक लिमिट नहीं है। अब वो अगर आप उसको छोड़ोगे तो कुछ वो परमानेंट सेट उसमें आ जाएगा, परमानेंट सेट उसमें आ जाएगा। ओ ओ वन जो है दिस इज अ परमानेंट सेट, इसमें जो है ओ ओ वन जो आएगा दिस इज परमानेंट सेट। तो इसमें ओ ओ वन एक सेट रह जाएगा। तो हम बोलते हैं कि बी से सी में ये प्लास्टिक बिहेवियर यहाँ भी शो कर रही है ऑब्वियसली, और सी से डी जब आप जाओगे, सी से डी जब आप जाओगे तो एकदम से उसने एकदम से स्ट्रेंथ बढ़ा दी अपनी, तो इसको हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। यहाँ से यील्ड होना शुरू हुई और डी तक यील्ड होती रही। डी के बाद इसने अपनी शेप, अपनी जो स्ट्रेंथ है वो दोबारा रीगेन करना शुरू किया, और डी के बाद फिर ग्राफ आपका ऊपर की तरफ मूव किया, और फिर ये अल्टीमेट स्ट्रेस तक गया, और फिर वहां से आपकी स्ट्रेस घट के ब्रेकिंग पॉइंट तक आके वायर ब्रेक हो गई। तो ये सारे पॉइंट आपको प्लॉट करने पड़ेंगे। अगर ऐसा कोई आता है आपको ग्राफ आता है तो यू हैव टू प्लॉट ऑल दिस पॉइंट्स। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो होंगे। डी का कोई नाम स्पेशल मैंने ऐसा देखा नहीं है नाम, इसका कोई नाम होता है वैसे हायर क्लासेस में, पर आई डोंट रिमेम्बर कि आपके उसमें कुछ ऐसा नाम है, ठीक है। और ये जो हमने ग्राफ बनाया है, ये हमारा जो ग्राफ है ये सिंबल। अब देखो अगर ये मान लो मटेरियल आपका डक्टाइल मटेरियल होता, तो डक्टाइल मटेरियल में क्या होता, सर उसमें प्लास्टिक बिहेवियर ज्यादा होता है डक्टाइल में। डक्टाइल में प्लास्टिक बिहेवियर ज्यादा होता, यस तो क्या करता वो, सर, वो एलोंगेट होता पर जल्दी टूटता नहीं। जल्दी टूटता नहीं वो, है ना। तो अगर आप उसका ग्राफ बनाओगे डक्टाइल मटेरियल का, डक्टाइल ज्यादा आपके खींच सकते हैं ना, ब्रिटल होगा तो क्या होगा, एकदम से टूट जाएगा। डक्टाइल होगा तो खींच सकता है, ब्रिटल होगा तो क्या होगा, एकदम से टूट जाएगा। तो अगर आप मान लो डक्टाइल का ग्राफ बनाओगे तो उसमें क्या होगा, वो ये जो आपका बिहेवियर ऊपर शो हो रहा है लगभग डक्टाइल का ही है ये। वही आपकी जो मटेरियल रहेगी, तो वायर जो आपकी होगी ये कॉपर वगैरह की होगी ना, नहीं होगी कॉपर की, ये वायर एल्युमिनियम की होगी या कॉपर की होगी। यस सर। यस सर। तो डक्टाइल बिहेवियर शो कर रही है। अब मान लो ये आप होता आपका जो है डक्टाइल का, तो ये बनेगा ग्राफ। अगर मान लो ये होता ब्रिटल, ब्रिटल क्या होता है, वो टूट जाता है तुरंत। तो ब्रिटल में क्या होगा, वो
सर उसका ब्रिटल में प्लास्टिक स्मॉल होना चाहिए। हाँ वो यहाँ कहीं टूट ही जाएगा, आगे वो खींचेगा नहीं ज़्यादा, तो उसका जो ग्राफ बनेगा ब्रिटल वाले का, वो ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसा। सर उसका एफ पॉइंट काफी पास में होगा। हाँ ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा उसका। तो उसका जो है ये ओ ए हमने जो लिखा था प्रोपोर्शनल लिमिट तो आएगी, उसके बाद फिर ये बी पॉइंट आएगा यहाँ पे, फिर ई और एफ जो टूटेगा वो फाइनली जो उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आएगी वो बहुत पास में होगी यहाँ पे। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ये जो ए एफ के बीच की दूरी होगी ये बहुत कम होगी, तो मैंने अपने वो यहाँ तक पहुंचने के बाद प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद थोड़ी देर बाद ही टूट जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं क्या, ब्रिटल। क्लियर? यस। तो इसका ऐसे बनता है। तो ब्रिटल का देखो, ब्रिटल में स्ट्रेन बहुत कम आ रही है और डक्टाइल में स्ट्रेन काफी आ रही थी, राइट? यस सर। यस सर। तो कहीं पे ऐसा होता है जैसे मान लो आप कोई चीज बना रहे हो और आपको उसका देखना है कि टूटेगा या नहीं टूटेगा। जैसे मान लो बिल्डिंग ही है, तो बिल्डिंग जब आप बनाते हो आप क्या चाहते हो कि डक्टाइल मटेरियल हो या ब्रिटल मटेरियल हो? डक्टाइल। क्या फायदा होगा डक्टाइल से? वो टूटेगा नहीं ज्यादा। प्लास्टिक रीजन सर लार्ज होगा तो फिर वो ज्यादा स्ट्रेस को भी झेल पाएगा। इतनी नहीं, जल्दी मान लो दोनों की वैल्यू सेम है, उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेस आ रही है डक्टाइल की जो अल्टीमेट जो भी आ रही है ना यहाँ पे ऐसे करके, मान लो ये भी 280 आ रही है सपोज, मान लो कोई वैल्यू है और इसकी भी 280 आ रही है, तो आप किससे बनाओगे फिर? सर फर्स्ट वाला। क्यों? सर प्लास्टिक रीजन में फर्क आ गया ना ए और बी में, तो जिसका प्लास्टिक रीजन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगी ना। नहीं, स्ट्रॉन्ग तो बराबर है दोनों, 280 पे टूट रही है दोनों, 280 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे टूट रही है दोनों। सर ब्रिटल होना चाहिए क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस पे बहुत कम स्ट्रेन मिल रहा है। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि दोनों का सेम ही है, 280 पे ही ये ब्रेक हो रही है ना दोनों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे। तब अगर मान लो ऐसा केस आ गया तो क्या करोगे? सेकंड वाला लेंगे। क्यों? सर वो भी सेकंड वाले के ग्राफ में मतलब 280 से पहले तक अगर इस स्ट्रेस पड़ता है तो वो अपने बाद जब स्ट्रेस को अगर हट जाएगा तो वापस से अपनी साइज को रीगेन कर लेगा। बट ओके। बट अगर फर्स्ट वाले में आ, कुछ टाइम मतलब अगर 280 के पास में अगर इतने का स्ट्रेस उसमें पड़ेगा तो वो फिर से अपनी जो शेप एंड साइज है उसको वापस से नहीं कर पाएगा, मतलब थोड़ा सा उसके अंदर परमानेंट सेट हो जाएगा। तो अच्छा, इसमें ओके, अच्छा, ठीक है। देखो लेकिन ऐसा यूजुअली लोड हटता नहीं है ना, यूज तो हमारा बिल्डिंग में लोड वगैरह तो लगभग कांस्टेंट ही रहता है, मैंने लोड थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। तो इस केस में एक्चुअली ये होता है कि देखो मान लो अगर आपने बनाया कोई और उसमें लोड कुछ है बिल्डिंग में, मान लो समथिंग, और कल को मान लो कुछ हुआ और लोड उसका बढ़ गया बिल्डिंग का, तो ये जो टूटने लगेगा ये वाला मटेरियल डक्टाइल वाला, तो क्या करेगा, बहुत स्ट्रेन शो करेगा अपनी। यस डक्टाइल सर। जब टूटेगा तो स्ट्रेन शो करेगा, और ये जो होगा स्ट्रेन शो ही नहीं करेगा। यस सर। तो आपको मान लो पता चला कि यार बीम जो है मुड़ रहा है, और ये मुड़ रहा है और ये टूट सकता है कभी भी, तो किस केस में हो सकता है, डक्टाइल में पता चल सकता है आपको। यस सर। यस सर। लेकिन ब्रिटेल होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा वो होगा एकदम से टूट जाएगा, यस सर। यस तो वहां को सर। पता ही नहीं चलेगा कि वो टूटने वाला है, क्योंकि यहाँ पे उसको स्ट्रेन वगैरह शो ही नहीं कर रहा वो अपनी, है ना। ऐसी मान लो कोई वायर है, आपने कोई बनाया, मान लो बस का पिस्टन बनाया, आपने बस का पिस्टन बनाया और वो पिस्टन जो है थोड़ा सा इलोंगेट हुआ और टूट गया एकदम से तुरंत ही, आपको पता ही नहीं चला। और एक केस में ये हुआ कि वो इलोंगेट हो रहा है, आपको दिख रहा है यार बड़ा कैसे हो गया, तो यहाँ पे गड़बड़ है कुछ मामला, इसको ठीक करो। तो डक्टाइल में पॉसिबल है आप ठीक कर पाओ, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, या कंप्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है। ब्रिटेल में तो पता ही नहीं चलेगा, तो तुरंत टूट ही जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोई वार्निंग नहीं मिलेगी, यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं मिलेगी आपको, यहाँ पे वार्निंग मिल जाएगी, तो आप डक्टाइल यूज करते हो। क्लियर? यस सर। तो इनका अपने अपने प्रॉपर्टी है यार, हायर लेवल पे देखोगे तो बहुत सारी चीजें हैं। ओके, मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको। एनीवे, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। इलास्टोमर अगर आप बनाओगे रबर वगैरह टाइप के, तो रबर वगैरह टाइप में क्या होता है कि शुरू में उनका स्ट्रेस कम होता है, आप आराम से खींच सकते हो, और बाद में लेकिन आप फिर क्या होता है, वो काफी स्ट्रेस शो करता है, उसको शुरू में खींचना आसान होता है, बाद में खींचना मुश्किल हो जाता है। इलास्टोमर्स का जब आप ग्राफ बनाओगे रबर वगैरह का, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है उनका स्ट्रेस। इलास्टोमर मतलब रबर एक्सेट्रा, जैसे रबर टाइप के आपके होते हैं जो मटेरियल हैं जिनमें की हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन नहीं होता, एंड
जैसे रबर है आपका, रबर है, रबर रबर में भी कुछ टाइम तक तो फॉलो होता ही है हुक्स लॉ। बहुत कम होता होगा, बहुत कम। एक्चुअली रबर है, या एक्चुअली है ना, हर ये केवल आपके तीन हैं यहाँ पे सिलेबस में, इलास्टोमर, ब्रिटल और डक्टाइल। इसके बीच में दो तीन और होते हैं, है ना, सूडो प्लास्टिक, प्लास्टिक, और भी होते हैं। तो रबर के केस में भी क्या होता है कि हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता। अगर इसका हुक्स लॉ देखोगे तो इलास्टिक रेंज तो इसकी बहुत बड़ी है, लेकिन हुक्स लॉ जो है वो बहुत कम जगह पे फॉलो करता है ये, बहुत कम जगह पे। उसका मेनली जो है वो हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता, इसको हम इलास्टोमर बोलते हैं। ठीक है। तो अगर इलास्टिक लिमिट बड़ी है तो फिर हुक्स लॉ फॉलो क्यों नहीं कर? इलास्टिक लिमिट तो हमारी मतलब वो हुई ना यार, कि वो अपने शेप रिगेन कर लेगा। शेप रिगेन तो कर लेता है ये रबर वापस। सर इलास्टिक, रबर में स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आ जाता है ना कि स्ट्रेस पे, इसलिए। हाँ मैं कह रहा हूँ कि तो मतलब अगर हम कम स्ट्रेस लगाएंगे तो ज्यादा स्ट्रेन आएगा रबर में। वो तो डिपेंड करता है इसकी वैल्यू कितनी है, ग्राफ कितना कितना बन रहा है आपको, जो स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ है आप कंपेयर किससे कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। नहीं तो अगर आप एल्यूमिनियम से कंपेयर कर रहे हो तो हाँ, अगर आप इक्वल स्ट्रेस लगाओगे तो रबर में ज़्यादा स्ट्रेन आ जाएगा। अगर आप किसी रबर से भी कोई कमजोर वो ले लोगे तो उसमें उसके मुकाबले वो होगा, डिपेंड करता है रबर में, ओके सर। है ना। तो डिपेंड करता है। मैं मेनली मेनली यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट में फ़र्क है ना। तो अभी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इलास्टिक लिमिट इसकी ज़्यादा है, मैं ये नहीं कह रहा प्रोपोर्शनल लिमिट ज़्यादा है। अभी डिफरेंस हमें डिफरेंस देखा था ना दोनों में, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। यस सर। ओके, तो देखो सर ये सर इसका रीजन समझ नहीं आया कि हुक्स लॉ फॉलो क्यों नहीं करता। रबर, यस सर, इलास्टोमर्स। यार कोई फॉलो करता है उसका रीजन भी क्या है बताओ। अगर मान लो कॉपर फॉलो कर रहा है उसका क्या रीजन है। तो मतलब इसे याद ही करना पड़ेगा। याद ही करना पड़ेगा। ओके सर। इसका रीजन तो फिर ये है, उसमें एक्चुअली जो अंदर उसके वो होते हैं ना, जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं आपस में जो उनके वो हैं, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे हैं। इसमें कुछ अलग टाइप के होते होंगे, उसमें कुछ अलग टाइप के होते होंगे। तो आपको क्रिस्टल यस। लेवल पे जाना पड़ेगा उसके लिए। तो ओके सर। हमें याद ही करना है। ठीक है। सर रबर में प्लास्टिक रीजन बिल्कुल भी नहीं है। रबर में प्लास्टिक रीजन बिल्कुल भी नहीं है। रबर अगर आप काफी ज्यादा ऊपर तक ले जाओगे तो सर वो तो अपना साइज रीगेन कर लेता है ना, शेप एंड साइज, तो प्लास्टिक रीजन नहीं हुआ फिर हाँ, तो वो इसमें प्लास्टिक रीजन नहीं होता रबर के केस में, क्योंकि वो शेप रिगेन कर लेता है ना। हाँ। देयर इज नो सर प्लास्टिक। पर अगर हम ज्यादा मतलब इलास्टिक लिमिट से ज्यादा ही हम उस पर स्ट्रेस डालेंगे टूट जाएगा, तो फिर वो प्लास्टिक टूट जाएगा, यहाँ पे टूट जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा उसका। मतलब रबर में प्लास्टिक लिमिट बिल्कुल भी नहीं होती। नहीं, वो अपने विद इन जो है इलास्टिक लिमिट ही टूट जाता है, इलास्टिक रेंज ही टूट जाता है वो। ओके सर। चलो। सर बताओ। सर ये डक्टाइल और वायर के ग्राफ में फर्क क्यों है? फर्क नहीं है, मैंने कहा बोला, ये तो ब्रिटल है ना। मैंने कहा डक्टाइल का तो वही बनेगा जो ऊपर बना था। जैसे जो पिछली स्लाइड में बनाया था। हाँ, वो तो वही बनेगा, मैंने बनाया थोड़ी ग्राफ उसका। मैंने तो ये ब्रिटल का ग्राफ बनाया ना, ये वाला तो, ये ब्रिटल का है, ये इलास्टोमर का है। हाँ ओके। एक और टर्म है छोटी सी, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो जब आप, मैंने आपको बताया था ना, जब आप वायर पे लोड लगाते हो या हटाते हो तो उसको थोड़ा टाइम लगता है अपने शेप को रिगेन करने में, उसी को हम बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, है ना। तो ये है डिले, टेम्परेरी डिले है, डिले इन रिगेनिंग द ओरिजिनल शेप बाय एन इलास्टिक बॉडी।
आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड, तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। एक और छोटी टर्म है, वो है इलास्टिक फटीक। फटीक समझते हो आप? काम करते करते कोई थक जाता है, बार बार कहते हैं फटीक हो गई मुझे। यस सर। ऐसी जो आपके जो ये है ना सारे, मान लो ब्रिज हैं या वो हैं, पिस्टन हैं, तो ये भी बार बार जब इलोंगेट होके और आप कंप्रेस करोगे, इलोंगेट होके कंप्रेस करोगे, तो फिर ये अपना बिहेवियर जो है थोड़ी देर के लिए अपना खो देते हैं बिहेवियर। जिनका बिहेवियर होना चाहिए ना एक्चुअली, जो ग्राफ बनना चाहिए। जो मान लो कई बार आपने लाखों बार इसको वो किया, कंप्रेस किया, लाखों बार आपने इलोंगेट किया, तो कुछ टाइम के लिए इनकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। अगर आप इसको फिर दोबारा कुछ टाइम के लिए छोड़ दोगे फ्रीली, तो फिर ये अपनी प्रॉपर्टी गेन कर देगा। लेकिन कुछ टाइम के लिए प्रॉपर्टी छोड़ देता है, बार बार जब इसको आप वो करते हो, तो उसको हम बोलते हैं कि इसमें फटीग आ गई है ना, थक गया बेचारा। तो आपके स्ट्रक्चर भी थक जाते हैं, या आपके पिस्टन भी थक जाते हैं, मटेरियल भी थक जाता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है बॉडी की, जिसके द्वारा इट बिकम लेस इलास्टिक it becomes less elastic under the action of repeated अल्टरनेटिंग, मैंने आप बढ़ा रहे हो फिर घटा रहे हो, अल्टरनेटिंग फोर्सेस। ठीक है, और इसको अगर कुछ टाइम छोड़ दोगे तो ये फिर दोबारा से अपनी, मैंने कुछ टाइम से फोर्स मत लगाओ कुछ भी ना, उसको एलोंगेट करो ना कंप्रेस करो, तो फिर ये अपनी दोबारा से इलास्टिक प्रॉपर्टी रीगेन कर लेता है। ये भी होता है, तो हम इसको बोलते हैं इलास्टिक फटीग। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा यहाँ तक थ्योरी हुआ। थोड़ा सा थ्योरी और बाकी है इसका, उससे पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो मेनली हमारे जो अब तक हमने पढ़ा है, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक, शेयरिंग स्ट्रेन, 3 तरह की स्ट्रेन पढ़ी है, हुक्स लॉ पढ़ा है, और 3 तरह के ये कांस्टेंट पढ़े हैं जो मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेंगे ना। मटेरियल एक्चुअली टेम्परेचर के साथ प्रॉपर्टी चेंज होती है, तो अगर ऐसा बोलना कि मटेरियल पे ही डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर जाता है। मटेरियल में इम्प्योरिटी मिला दो आप, चेंज हो जाएगा। तो ये एज पर मटेरियल जो है चेंज होता है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सर यस सर, जब कोई वायर ब्रेक हो जाता है तो उसमें फोर्स तो 0 हो जाता है, फिर स्ट्रेस 0 क्यों नहीं होता? फोर्स 0 आता है, स्ट्रेस 0 क्यों नहीं? मतलब आप बोलो ग्राफ ऊपर क्यों रुका हुआ है, वो ये बोल रहे हो आप? यस सर। वो तो वहाँ पे ग्राफ खत्म ही हो गया ना, मैंने ग्राफ कंसिडर नहीं किया उसके बाद, तो स्ट्रेस 0 हो ही जाएगा, फिर तो हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर फिर वो नीचे आना चाहिए ना ग्राफ, पूरा एक्सेस से पिच करना चाहिए। पिच मतलब आप ये बोल सकते हो ग्राफ यहाँ पे रुक जाएगा, तो यहाँ पे आप ग्राफ बनाना चाहो तो फिर ऐसे बना सकते हो, आप ये बोलना चाह रहे हो? यस सर। हाँ, तो हो जाएगा, ये ग्राफ ऐसे बन सकता है, बोल सकते हो। ओके सर। सर यस सर इलास्टिक लिमिट किस में नहीं आता सर? सर इलास्टिक लिमिट आए ना, बिहेव ही ना कर इलास्टिक की तरह। यस सर। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि इलास्टोमर में हाँ, उसमें इलास्टिक लिमिट आता ही नहीं। उसमें वो इलास्टिक शो ही नहीं करता ना, मैंने वो होता ही ना आपका जो फाइनली सर लिमिट से आपने पहले ही ब्रेक हो जाता है, अपना इलास्टिक लिमिट से पहले ही ब्रेक हो जाता है, वो प्लास्टिक रीजन में जाता ही नहीं, अच्छा सर, चाहे उसका लिमिट आया ही नहीं होगा। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के बाद ब्रेक हो गया। अगर क्या हो गया? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के बाद क्रॉस करते ही ब्रेक हो गया। इसमें प्रोपोर्शनल भी नहीं होता, प्रोपोर्शनली बहुत कम जगह पे होता है। मैंने अभी बोल सकते हो इलास्टिक बिहेवियर में उसमें चल रहा है, इलास्टिक रेंज में। ये ग्राफ मैंने सीधा नहीं होता ना, ये ग्राफ भी तो कर्व होता है। तो केवल क्या है, अगर आप यहाँ लोड छोड़ दोगे तो अपनी शेप रिगेन कर लेगा, बस ये है, बाकी प्रोपोर्शनल नहीं है यहाँ पे। ओके सर। तो ये इलास्टिक लिमिट होगा जिसमें जब रिलेशन है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। हाँ, प्रोपोर्शनल तो अगर तब होता अगर ये ग्राफ ऐसे बनता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनता। तो बना ही नहीं। यस
ओके, ओके चलिए, और कोई डाउट किसी का? सर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तो तभी फॉलो होता है ना जब वो हुक्स लॉ फॉलो करेगा, मतलब तभी हाँ, आता है। एक ही बात है वो, प्रोपोर्शनल लिमिट और हुक्स लॉ एक ही बात है वो, यस है ना। हुक्स लॉ फॉलो करेगा विद इन द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। यस सर। ओके, तो आप समझ गए वायर को खींचोगे तो क्या क्या आएगा। पहले ऊपर इलास्टिक लिमिट में भी होगा, प्रोपोर्शनल भी होगा, उसके बाद केवल इलास्टिक रह जाएगा, फिर प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा, फिर एकदम से स्ट्रेन बन जाएगा उसमें, फिर उसके बाद अल्टीमेट स्ट्रेस पे जाके फिर नीचे आके ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है, पेपर में आता है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ओके, चलो एक क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा बातें। ये कह रहा है कि 4 वायर की मैंने डायमेंशन दी हुई है ना। ये कह रहा है कि डेल्टा एल किस केस में मैक्सिमम होगा, कौन से केस में होगा। 4 केस दिए हुए हैं। एल इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ, एल है ये और डायमीटर दिया हुआ है आपको, तो एल यहाँ पे है 100 सेंटीमीटर, डायमीटर है 1 mm। सेकेंड केस में ये 200 सेंटीमीटर है, सेम मटेरियल की वायर है, 202 mm, 303 mm, और 50 सेंटीमीटर 0.5 mm। किस केस में डेल्टा एल सबसे ज़्यादा होगा। हंड्रेड सेंटीमीटर डायमीटर सर 1 ए mm। ऑप्शन। सर सर वो डी 400 ऑप्शन। नहीं है। ओ 4, अच्छा वो गलती से हो गया था, 100 है, 4 नहीं है। पहले वहाँ पे एल लिख रहा था ना मैं, वो सर डी डी आ रहा ऑप्शन है। है। सर सी। अरे बी रह गया, बी भी बोल दो कोई। कैसे निकाल रहे हो, डेल्टा एल ज्यादा होना चाहिए ना, कैसे निकाल लो। सर लेंथ अपॉन एरिया उसके लिए ज्यादा होना चाहिए, तभी डेल्टा एल भी सर ज्यादा हो डी जाएगा। आ रहा है। डी आ रहा है। यस सर। देखो यंग मॉडल्स से करेंगे, ऐसे यंग मॉडल आपका होता है, यंग मॉडल जो होता है फोर्स, इसमें जो है लॉन्गिट्यूडनल की बात चली तो यंग मॉडल्स आएगा। यंग मॉडल्स जो है तीनों मटेरियल हैं आपके सेम, तो यंग मॉडल्स भी सबका सेम होगा। तो यंग मॉडल जो होता था हमारा, वो फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, यानी ये फॉर्मूला बनता था हमारा। तो हमें क्या चाहिए, डेल्टा एल ज़्यादा, तो डेल्टा एल ज़्यादा कब होगा, जब ये डेल्टा एल होगा इक्वल टू एफ एल बाय ए वाई। ठीक है, तीनों केस में कांस्टेंट क्या है, फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं, यंग मॉडल्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो डेल्टा एल जो है प्रोपोर्शनल टू एल बाई एरिया हुआ, यानी एल बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये रेशो देख लो किसका ज़्यादा आ रहा है, उससे आपका आ जाएगा। तो ये केस जो है आपका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। बाकी लोगों ने जिन्होंने गलत किया उनका क्या रीजन है गलत करने का, उन्होंने क्या लगाया था। सर फॉर्मूला नहीं पुट किया अभी। नहीं किया था, फिर कैसे Yes. कैसे किया था। सर ऐसे बस थोड़ा सोच कर। अच्छा, ऐसे फीलिंग सी आ रही थी कि ये होना चाहिए, है? सर थोड़ा सोचा तो लगा हो सकता है। ओके, मैं चलो बोल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो स्टार्टिंग है। तो आई होप ये सबको क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है। यस सर।
चलो, अच्छा अगर मैं आपको बोलूं कि कौन ज्यादा इलास्टिक है, रबर या, मैंने पहले भी शायद पूछा था आपसे, एल्युमिनियम? सर एल्यूमिनियम। क्यों? एल्यूमिनियम, क्योंकि वो जल्दी अपना शेप और साइज रिगेन कर लेगा रबर के कंपेयर में। करेक्ट, उसको हम बोलेंगे कि उसका यंग मॉडुलस ज्यादा है ना? यस सर। हाँ, उसमें डेल्टा एल की भी वैल्यू कम होगी इसलिए। डेल्टा की वैल्यू कम आएगी उसमें, यंग मॉडुलस का ज्यादा होगा तो शेप अपने रिगेन जल्दी कर लेगा, उसको हम यस। बोलेंगे ज्यादा इलास्टिक है ना? तो यहाँ पे इलास्टिक हम बोलते हैं, उसके टर्म में बोलते हैं कि शेप रिगेन करने की एबिलिटी किसमें ज्यादा है, वहाँ उसके टर्म में बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि हमने दो वायर इस ली कॉपर की, एक थिक है और एक थिन है, दोनों को वेल्ड कर दिया। ठीक है, कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2L, एक की लेंथ है 2L और रेडियस है 2R। इसको एक वायर से जोड़ा जिसकी लेंथ है L और रेडियस थी R, जोड़ दिया, वेल्ड कर दिया यहाँ पे L और R, राइट? When the arrangement is stretched by applying force on the two end, तो आपने दोनों एंड पे फोर्स लगाया, एक एंड पे लगा के हो जाएगी स्ट्रेच, ये एक एंड पे नो फोर्स, सर। सर एक एंड को फिक्स करना पड़ेगा तभी होगा। या तो एक एंड पे फिक्स कर दो यस। या दोनों एंड से फोर्स लगाओ, है ना, तब जाके होगा। तो इसमें स्ट्रेस कितना आएगा, F/A या 0? F/A आएगा ना स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस निकालूंगा तो। यस सर। यस सर। सर दोनों ही तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो जीरो कैंसिल कर लेंगे ना। यानी आपके अंदर वायर के अंदर कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा? हम्म, होगा सर। होगा ना, जब आप टेंशन वगैरह पढ़ते हो, टेंशन क्या होती है, टेंशन दोनों डायरेक्शन में नहीं होती, इधर कोई टेंशन इधर कोई मानते हैं ना टेंशन, तो यस सर। ऐसे ऐसे मानते हैं, फिर सॉरी ऐसे ऐसे मानते हैं, तो टेंशन दोनों डायरेक्शन में होती है ना आपकी। यस सर। हाँ, अब आपको ध्यान आ रहा होगा, क्वेश्चन आपने ऐसे किया होगा कि एक स्प्रिंग है, उसमें यहाँ से वेट लटका दिया 10 kg का और यहाँ से लटका दिया 10 kg का, तो स्प्रिंग की रीडिंग क्या आएगी? ध्यान है, क्वेश्चन किया था? नो सर। इसमें रीडिंग बच्चे बोलते हैं 0 आएगी, तो 0 नहीं आएगी, 10G आएगी, क्योंकि दोनों तरफ से 10G फोर्स लगा रहे हो आप, तो स्प्रिंग कितना कितना रीड करेगा, 10G रीड करेगा, है ना? 0 रीड थोड़ी करेगा, क्योंकि उसके अंदर तो ऐसे स्प्रिंग के अंदर दोनों तरफ डायरेक्शन में फोर्स होगी ना भाई। मान लो मैं ऐसे लगाता इसमें 10G केवल 10 किलो, अब कितना रीड करता है स्प्रिंग? 10G। 10G। तो क्या इस केस में दोनों तरफ से फोर्स नहीं लग रही इस पे, स्प्रिंग पे? भाई इधर से अगर लग 10G, रही है। तो ये सीलिंग ऊपर लगा रही होगी ना, सीलिंग पे तो लगा रही होगी 10G यहाँ पे, और ये ब्लॉक नीचे लगा रहा है स्प्रिंग पे फोर्स, दोनों तरफ से लग रही है, तो दोनों तरफ से तो लगेगी, एक तरफ से लगाए काम चल जाएगा आपका, मैं एक तरफ से फोर्स लगाऊंगा काम चल जाएगा, खींच जाएगी वायर? नो सर। नहीं खींचेगी। तो एक्चुअली दोनों केस सेम है, चाहे आप ये वाला केस ले लो चाहे ये वाला केस ले लो, ये केस डिफरेंट थोड़ी है, इसमें 10G आएगा। क्लियर हुआ? क्लियर Yes. हुआ? यस सर। यस सर। अच्छा, ये किया नहीं था क्या आपने ये वाला क्वेश्चन? नहीं। ओके, आप कर लिया। चलो, क्वेश्चन में ये बोल रहा है दोनों में आपको बताना है इसका रेशो, स्ट्रेन का रेशो पूछ रहा है, एलोंगेशन का रेशो पूछ रहा है, थिन वायर टू द थिक वायर, डेल्टा एल का रेशो क्या होगा थिन वायर टू द थिक वायर? सर क्वेश्चन एक बार फिर समझा देना। सर 1:1। अरे निकाल भी दिया 1:1 तो नहीं है यार, ऑप्शन में दिख नहीं रहा मुझे 1:1 तो। ये कह रहा है कि देखो क्वेश्चन क्या है, दो वायर हैं, एक का लेंथ 2L है, रेडियस 2R है, और दूसरा वायर है उसका लेंथ L और R है, दोनों को बीच से वेल्ड कर दिया, वेल्ड करने के बाद दोनों को दोनों तरफ से खींचा F फोर्स लगा के। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये दोनों वायर में, दोनों को खींचोगे तो दोनों वायर खींचेंगी कुछ कुछ,
तो कह रहे हैं थिन वायर में इलोंगेशन होगा और थिक में होगा, उसका रेशो कितना होगा, ये पूछ रहा है। ओके। ओके, करिए क्वेश्चन। सर 2:1। 2.0। ओके। रेशो ऑफ यस दिस सर, यस सर 2:1 है। 1। ओके, पूछा रेशो है लेकिन ऑप्शन ऐसे दिए हैं इसमें, 2, हाफ, मैंने 0.5 दिया हुआ एक ऑप्शन। लेट मी चेक। इसमें भी यंग मॉडल से लगाओगे, यंग मॉडल कांस्टेंट रहेगा दोनों, वायर अगर सेम मटेरियल की हैं, यस सर। दोनों कॉपर वायर थी, तो इसका जो आंसर आएगा 2:1। यस, 2:1 इज द आंसर। डेल्टा एल निकालना है इस बार, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला है ही आपके पास, यहाँ से निकालो डेल्टा एल, ये फॉर्मूला है। हाँ डेल्टा एल आपका आ जाएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा, यस सर 2:2। ये आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, फोर्स सेम है दोनों वायर के लिए, यंग मॉडुलस सेम है, एल और एरिया का देखना मतलब आपको, उससे आ जाएगा। निकाल लोगे बाकी लोग, किसी बाकी लोगों को आ जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को भी, या निकाल के दिखाना है? इसका 2:1 आ गया, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। अच्छा ओके, तो ठीक है, इसमें फोर्स कांस्टेंट है, वाई मॉडुलस यंग मॉडुलस कांस्टेंट है, तो डेल्टा एल जो होगा वो एल बाई ए के प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो दोनों केस में आपको एल पता है, एक का 2L है, एक का एल है, एरिया आपको पता है दोनों केस में, पाई आर स्क्वायर करोगे तो वहां से यस सर, वो 2 πr² नहीं 4 πr² होगा ना, वही मिस्टेक हो गई होगी। अच्छा, 2 बार नहीं किया उसे। यस सर। ओके, तो ठीक है, अब तो आंसर आ जाएगा सबका। ये सर वो 2 का स्क्वायर करना भूल गए। हाँ, इसमें बस यही गलतियां होंगी, ऐसी ही गलतियां होती हैं बस इसमें, ऐसे ही पूछेंगे आपसे बार बार, ये इसमें ऐसे ही गलतियां होंगी। ये देखो, ये कह रहा है, ये वाला केस देखो, अब इसका मास है 2m, इस वायर से एक मास टांगा, उसका मास है 2m, और दूसरे का मास है 5m, दूसरे का मास है 5m। ये वायर थी स्टील की और ये वायर थी कॉपर की, स्टील और कॉपर। ये कह रहा है रेशो ऑफ द डायमीटर, रेशो ऑफ द डायमीटर, लेंथ एंड यंग मॉडुलस आर पी क्यू एंड एस। किसका रेशो है ये? रेशो ऑफ द डायमीटर ऑफ लेंथ, यंग मॉडुलस एंड डायमीटर है स्टील एंड कॉपर। तो पहले स्टील लिखा है फिर कॉपर लिखा है, तो स्टील बाय कॉपर होगा, यानी ये स्टील एंड कॉपर का जो डायमीटर है उसका रेशो, रेशो ऑफ डायमीटर जो है वो P है, लेंथ का Q है, और यंग मॉडुलस का S है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर। मतलब ये जो आपका डायमीटर है, ये D ऑफ द स्टील बाय D ऑफ द कॉपर है, ये बोलना चाह रहा है। ऐसे ये लेंथ और ऐसे ये यंग मॉडुलस। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि उनकी लेंथ में इंक्रीज का रेशो क्या होगा, corresponding ratio of increase in their length, corresponding ratio of increase in their length will be how much? डेल्टा एल का रेशो अभी आपने निकाला थोड़ी देर पहले, ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं आपको।
सर सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है, 55 है या 5 है? सेकंड यानी बी बोल रहे हो आप? नहीं सर, थर्ड ऑप्शन में सी, 2Q/5SP। SP। SP तो आएगा ही ना, S तो जाएगा नहीं कहीं, S तो चाहिए आपको। SP है ये। सर ये डी डायमीटर था ना? डायमीटर। सर ऑप्शन सी। नो। ठीक है, 7Q/5SP², 5P² ऐसा आ रहा है। सर सी। सर एक दोनों वाला। सर इस क्वेश्चन के लिए कॉपर का मास नहीं चाहिए होगा? क्यों कॉपर वायर का? क्यों चाहिए होगा? क्योंकि जो स्टील वाले में प्रोड्यूस होएगी स्ट्रेन, उसके लिए तो कॉपर वायर के वेट की वजह से भी होएगी ना। अच्छा, उसको नेग्लिजिबल मान लो अभी। वैसे तो स्टील का भी होगा, फिर अपना स्टील का अपना भी होता है ना, अपने वेट के हाँ, कारण। खुद के वेट से भी होगा फिर तो। हाँ, तो वो अभी नहीं मानेंगे। सर 7/5Q/SP² आ रहा है। ये बी। ऑप्शन बी। बी है आंसर, सही है, बी है। मैं इतनी देर से सोच रही हूँ कैसे निकालूं, मास निकल ही नहीं रहा कॉपर का। अच्छा, नहीं फिर तो स्टील का भी आएगा, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सर तो ऐसा हो सकता है कि मतलब क्योंकि इनकी अगर लेंथ और डायमीटर है तो फिर ये मासलेस ऐसे हो सकता है। मास लेस नहीं होगा, लेकिन नेग्लिजिबल होगा। मैंने मानो 2M जो है 100 किलो है, और उसका वेट आया 10 ग्राम या 20 ग्राम, अच्छा, हाँ सही बात है, ठीक है। तो लेंगे नहीं उसे। बाकी लोगों ने निकाला। आपने सेल्फ वेट का पढ़ लिया सानवी? जो सेल्फ वेट के कारण आता है। हाँ अच्छा, तभी कंफ्यूज हो गया अब। हाँ एक्चुअली। वो तो है, तो पूरा पढ़ लो तो कंफ्यूज नहीं होते, या बिल्कुल मत पढ़ो, कंफ्यूज नहीं होंगे। बीच में पढ़ोगे तो अभी वही आधा अधूरा ही पढ़ा है ना मैंने, खुद से इतना अच्छे से तो पढ़ा नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, जब तक खत्म करेंगे हम चैप्टर आपका अच्छे से हो जाएगा। कहाँ तक पढ़ लिया आपने अपने आप? मैंने सर एक मिनट। मैंने चैप्टर कहाँ तक पढ़ लिया, और भी चैप्टर पढ़े आगे वाले भी? मैंने ना वैसे फ्लूइड्स पढ़ा था पहले, लेकिन मतलब मुझे समझ में आ गया था उस समय, लेकिन अभी जैसे बर्नौलीज वगैरह उस समय तो सब समझ आ गया था, पर फिर क्वेश्चंस नहीं किए थे, सिर्फ थ्योरी पढ़ी थी तो फिर भूल गई मतलब। लेकिन अब ये है कि अब की बार जल्दी समझ आ जाएगा। आर्किमिडीज वगैरह पढ़ लिया था? हाँ पढ़ लिया था सब कुछ, लेकिन क्वेश्चन नहीं किए, ये गलती कर दी, इसलिए हो नहीं पाया ढंग से। आर्किमिडीज तो बिना क्वेश्चन के हो गई नहीं। बर्नौलीज वगैरह तो फिर भी ठीक है, आपने अगर पढ़ लिया तो काम चल जाएगा। आर्किमिडीज तो क्वेश्चन के बिना है ही नहीं कुछ।
ठीक है, आगे नहीं पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ा अभी कुछ? नहीं। अभी नहीं पढ़ा, चलो आ जाएंगे उस पर भी जल्दी। चलिए भाई, बाकी लोगों ने निकाल लिया आंसर? बाकी लोग भी कर रहे हैं यार, इतना टाइम लग रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, कौन सा कटेगा, ये कंफ्यूज हो रहे हो? कौन सा कटेगा कौन सा बचेगा? हाँ जी, करें? क्या हुआ? बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे। सर करवा दो, नहीं होगा। नहीं हो पा रहा? अरे यार, अभी आप तो डेल्टा एल निकाला था ना, डेल्टा एल क्या आया था आपका? डेल्टा एल आया था आपका, ये आया था ना, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट था। सर ऑप्शन सी आ रहा है सर। नहीं, बी आएगा, बी, ये वाला, ये बी है, सी मान लो आप, तो भी मान लो। ओके सर। सर 7 ही नहीं आ रहा बस। 7 नहीं आ रहा? यस सर 7 नहीं आ रहा। अरे यार, तो- इसके लिए फोर्स जो लोगे तो फोर्स कितना आएगा इस पे? इसके लिए फोर्स कितना लोगे वायर के लिए? 7 सर 2 ले लिया था। 7 mg लोगे ना, और इसके लिए Yes. 5 mg लोगे। 5 mg। इस वायर के नीचे 5 mg काम कर रहा है, इसके नीचे कितना है? 7 mg फोर्स से पूरा फोर्स को सपोर्ट कर रही है ना इस पूरे को, यस तो दिस इज 7 mg। अब आ जाएगा? आ गया सर अब। बाकी लोगों का आ रहा है अब? यस सर अब आ गया। यस सर। एफ यस। और ए, ठीक है। चलो, मेरे ख्याल से सब लोग कर लेंगे ना अब तो। यस ओके, सर आप करा दो, सॉल्व नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा? चलो कर लेते हैं। देखो डेल्टा एल आएगा हमारा, इसमें यंग मॉडुलस तो हट जाएगा, यंग मॉडुलस कांस्टेंट है आपका दोनों वायर के लिए नहीं डिफरेंट है यार, यंग मॉडुलस भी डिफरेंट है, इसमें सब डिफरेंट है ना, एरिया आपका एरिया भी डिफरेंट है, तो फिर तो उसमें रेशो ही लेना पड़ेगा पूरा। तो डेल्टा L1 बाय डेल्टा L2 चाहिए था आपको, स्टील बाय कॉपर चाहिए था, तो डेल्टा ऑफ स्टील बाय डेल्टा एल ऑफ कॉपर लिखेंगे। जब स्टील का डेल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? सपोज स्टील क्या लिखेंगे, तो फोर्स ऑन द स्टील, लेंथ ऑफ द स्टील, यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील, तो ऐसे आएगा ये, और डिवाइड बाय फोर्स ऑफ द कॉपर आएगा एक्चुअली, तो ये रेशो ऐसे बन जाएगा, फोर्स ऑफ द कॉपर, यहाँ पे आ जाएगा एल ऑफ द कॉपर, नीचे क्या है आपका यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील, तो ये बन जाएगा यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील बाय यंग मॉडुलस ऑफ द कॉपर, ऐसे रेशो आएगा मेरे ख्याल से। और एरिया इसके बाद मैं अलग पेज पे कर देता हूँ। फॉर्मूला क्या था आपका, देखो ये आया था ना, एल एफ एल बाय वाई ए, डेल्टा एल वाज एफ एल बाय वाई ए, तो हमें डेल्टा एल ऑफ स्टील बाय डेल्टा एल ऑफ कॉपर करना है मान लो, इसमें ये पूछा है क्योंकि सारे रेशो में स्टील और कॉपर के रेशो में दिए हैं, तो विल राइट एफ ऑफ द स्टील, लेंथ ऑफ द स्टील, यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील, एरिया ऑफ द स्टील, एरिया की जगह पाई डी स्क्वायर आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर ऑफ द स्टील, मिटा देते हैं नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एरिया की जगह पाई डी स्क्वायर आएगा, पाई से पाई कट जाएंगे आपस में, तो डी स्क्वायर केवल लिख सकता हूँ मैं, डी स्क्वायर ऑफ द, सर वाई डैश और वाई करके लिख दीजिए तो आसान हो जाएगा फिर। हाँ वाई डैश भी कर सकते हैं, यस सर वो भी कर सकते हैं, उससे साफ आ जाएगा। चलो ऐसे कोई नहीं, ऐसे कर लेते हैं, डी स्क्वायर ऑफ कॉपर आ गया। अब इस रेशो को आप ऐसे लिख सकते हो, एफ ऑफ द स्टील बाय एफ ऑफ द कॉपर इंटू एल ऑफ द स्टील एल ऑफ द कॉपर, है ना, ये अपॉन में आ जाएगा ना, समझ गए? ऐसे हो जाएगा वाई डैश डी डैश का स्क्वायर बाई एफ डैश एल डैश, तो अपॉन में आ जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा वाई बाई एफ बाई एफ का रेशो ले लो, एल बाई एल का रेशो ले लो, तो एल बाई एल का रेशो ये आ गया। अब डी बाई डी का रेशो लोगे तो यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा, डी बाई डी का रेशो लोगे तो ये
वाई बाय वाई का ले लो पहले, तो वाई यहाँ पे आ जाएगा वाई ऑफ द स्टील, क्योंकि ये वाई यहाँ पे है और ये वाई यहाँ पे है, तो या तो इसे उल्टा कर लो रेशो को, यहाँ पे ये लिख लो वाई ऑफ द कॉपर बाय वाई ऑफ द स्टील इनटू डी ऑफ द कॉपर बाय और डी ऑफ द स्टील, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इनका रेशो देख लो क्या है। स्टील पे फोर्स कितना लग रहा था? स्टील पे फोर्स था 7 mg, कॉपर पे था 5 mg। तो स्टील पे आ जाएगा 7 mg फोर्स, कॉपर पे 5 mg। स्टील की लेंथ और कॉपर के लेंथ का रेशो 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 दिया था क्यू, स्टील बाय कॉपर वाज क्यू, तो यहाँ पे इनटू क्यू आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यंग मॉडुलस का रेशो, यंग मॉडुलस ऑफ द कॉपर और स्टील, तो इस 1/s। 1/s हो जाएगा, स्टील बाय कॉपर है ना, तो 1/s, और पीछे दूसरा वाला क्या दिया है, डायमीटर का रेशो दिया हुआ है पी, तो ये हो जाएगा 1/p का स्क्वायर, क्योंकि स्टील बाय कॉपर दिया हुआ है। तो अब इससे काट लो, ये कट गया, ये कट गया, तो आ गया 7/5 क्यू एस पी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया? अब समझ में आया? यस सर। ओके, तो इसमें ऐसी कैलकुलेशन होंगी बस, कभी लेंथ बढ़ा देगा, कभी एरिया घटा देगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे आपके कंपटीशन में। अब ये क्वेश्चन देखो, जैसे चलो पहले ये वाला कर लेते हैं। एक स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ जो है, लेंथ कितनी है, a मीटर, व्हेन फोर्स इज 4 न्यूटन। ठीक है, और b मीटर है जब फोर्स 9 न्यूटन होगा, तो लेंथ इज b, वायर की लेंथ। तो कह रहा है कि अगर मैं फोर्स को 9 न्यूटन कर दूं, सॉरी 5 न्यूटन है ये, तो अगर मैं 9 न्यूटन कर दूं फोर्स को, तो लेंथ कितनी होगी ये बताना है आपको। जब 4 न्यूटन आपने फोर्स किया था तो लेंथ हो गई थी a, दिस इज नॉट द ओरिजिनल लेंथ। और आपने जब फोर्स को कर दिया 5, तो लेंथ हो गई b। तो जब मैं 9 कर दूंगा तो लेंथ कितनी होगी, a और b की टर्म में आंसर बताना है कितनी लेंथ होगी। तो ये मतलब लेंथ है या फिर ये डेल्टा एल है सर? ये मतलब लेंथ इतनी बड़ी है? लेंथ 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 बोला है, लेंथ, ठीक है। हाँ लेंथ बोला क्वेश्चन में। तो ये सेम मटेरियल है ना? एक ही वायर है, पिछली वायर में आपने 4 लगाया, फिर 5 लगाया, फिर 9 लगाया। ओके।
सर ऑप्शन क्या है इसके? ऑप्शन चाहिए? ऐसे Yes, करके हैं, ए तो बस माइनस बी, ए माइनस बी, 5b माइनस 4a, 2b माइनस a बाई 4, 4a माइनस 3b, ऐसे हैं। सर 5 5b माइनस 4a। करेक्ट, एक्सीलेंट। बाकी लोग निकाल पा रहे हैं? ए जो है वो एल प्लस डेल्टा एल है, ये ध्यान रखना, और बी भी जो है वो एल प्लस डेल्टा एल डैश है। निकालो भाई बाकी लोग भी। आज आपकी 2 घंटे की क्लास थी, तो अब टाइम थोड़ा बढ़ाएंगे आपका, क्लास भी रेगुलर करेंगे थोड़ा, ताकि कोर्स भागे इसका, फिजिक्स का। लेकिन भगाना नहीं है, केवल समझा के भगाना है ना। टीचर को भगाना हो तो टीचर बहुत जल्दी भगा सकता है कोर्स, लेकिन सब कुछ क्वेश्चन भी करने, प्रैक्टिस भी करनी है। सर इसीलिए तो आपने 2 घंटे की रखी। मैंने उनको बोला कि रेगुलर क्लास रखो यार, मैं कल इनकी जो है रोज क्लास करो फिजिक्स की, तब जाके मैंने का कुछ होगा इनका। तुमसे ज्यादा मुझे चिंता हो रही है कोर्स की। मैं तो पूरा प्लान करता हूँ सुबह शाम की, आपका यहाँ तक खत्म कर दूंगा, दिसंबर तक हम ट्राई करेंगे कि यहाँ तक हो जाए। तो लेट अस सी, आप लोग भी थोड़ा सा वो करिए, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। ऑनलाइन क्लास, कल किसी ने जोक डाला हुआ था कि उसमें ट्विटर में देख रहा था मैं, कोई पाकिस्तान का वो था, कोई जोक था कोई, तो वहाँ पे एक रिपोर्टर था, वो किसी को आई डोंट नो, आपने देखा भी होगा शायद, ट्रेन की पटरी में बैठ के कोई बच्चा पढ़ रहा था, तो उससे पूछ रहे थे यहाँ क्यों पढ़ रहे हो तुम, तो कह रहा कि मेरे टीचर ने बोला कि ऑनलाइन क्लास पढ़ो, तो मेरे पे फोन नहीं है, स्मार्टफोन, तो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ पटरी पे। कई सारे जोक बनते रहते हैं। नहीं ठीक है यार, ऑनलाइन क्लास थोड़ा सा इसको बस हम थोड़ा यूट्यूब के थ्रू करेंगे तो और अच्छा होगा, यूट्यूब में थोड़ा सा पीपीटी के थ्रू करेंगे ना, और मजा आएगा वहाँ पे। अगले साल से देखेंगे 12th से। चलिए, निकाला बाकी लोगों ने? सर बता दीजिए सर एक बार आप। चलो आपके तरीके से ट्राई करते हैं, उसमें हेल्प करता हूँ आपकी। बताओ क्या किया आप लोगों ने? सर वो फोर्स के तरीके से किया सर, ये जो 4 न्यूटन और 5 न्यूटन वाली फोर्स है, इनका वो निकाला, मतलब जो होता है गामा ए बाई 10, वो, और उसके बाद फिर उसको हमने 9 न्यूटन वाली फोर्स के इक्वल कर दिया। अच्छा, एल हमारा ये आता है एफ एल बाई वाई ए है ना, डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल बाई वाई ए। जो पहला केस है उसमें कह रहा है कि लेंथ ए है, तो ए क्या होगा एक्चुअली? ए होगा ओरिजिनल लेंथ प्लस डेल्टा एल, दिस इज इक्वल टू एल नॉट, सॉरी प्लस है ये है ना, एल नॉट प्लस एफ एल नॉट वाई बाई एरिया, मैं ये लिख सकता हूँ। तो पहले केस में ये हो जाएगा एल नॉट प्लस 4 एल नॉट वाई बाई एरिया, दिस इज ए, and similarly my b will be l naught plus 5 l naught y by a। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है?
मुझे फाइंड आउट करना है एल व्हेन फोर्स इज 9 न्यूटन। तो वहाँ पे जो एल होगा मेरा वो होगा एल नॉट प्लस 9 एल नॉट वाई बाई ए। ये मुझे निकालना है ए और बी की टर्म में। इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर। देखो एल नॉट प्लस डेल्टा एल के लिए क्योंकि लिखा हुआ है कि उसकी जो लेंथ थी वो ए थी जब फोर्स था 4 न्यूटन, ये तो बोला था ना क्वेश्चन में, और लेंथ बी हो गई जब आपने फोर्स लगाया 5 न्यूटन, तो लेंथ हो गई ना पूरी लेंथ। तो लेंथ तो एल नॉट प्लस डेल्टा एल होगी ना भाई। ओरिजिनल लेंथ तो कुछ रही होगी, जब आपने फोर्स नहीं लगाया होगा तो ओरिजिनल लेंथ रही होगी उसकी एल नॉट, और आपने फोर्स लगाया तो डेल्टा एल का एलोंगेशन हो गया उसमें। तो टोटल लेंथ तो यही होगी ना एल नॉट प्लस डेल्टा एल, यानी कितनी? ओके सर। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है। अब देखो अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो ऐड करके तो मेरा एल नॉट 2 एल नॉट आ रहा है, तो प्रॉब्लम आ रही है मेरे को, तो कुछ और सोचना पड़ेगा मुझे। तो कुछ और सोचने के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ प्लान करता हूँ ताकि मेरा ये बन जाए। जुगाड़ बनाते हैं कुछ ताकि मेरा ये आ जाए। तो बताओ क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो उससे क्या आएगा, a माइनस बी इक्वल टू या b माइनस ए इक्वल टू एल नॉट बाई वाई ए। तो हमारी किसकी वैल्यू आ गई? हमारी यहाँ से एल नॉट बाई वाई ए की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे b माइनस ए करोगे तो ये तो एल नॉट से एल नॉट कट जाएगा, बचेगा क्या? एल नॉट बाई वाई ए बचेगा। क्लियर सबको? यस सर। क्योंकि यहाँ देखो दो चीजें हैं, एक तो एल नॉट बाई वाई ए है और एक एल नॉट है। इन दोनों को मुझे डील करना है कहीं ना कहीं से। अब मुझे एल नॉट निकालना है। एल नॉट कैसे निकालूं? सर ये बी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और ए वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और करेक्ट subtract कर दो। करेक्ट एब्सोल्युटली। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो हमारा क्या होगा फिर? ये एल नॉट वाला ये टर्म कट जाएगा, केवल एल नॉट बचेगा। तो मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप अब आपने एल नॉट बाई वाई की वैल्यू निकाल ली है, आप उसे यहाँ पुट कर दो या फिर यहाँ पुट कर दो, तब भी आ जाएगा। दोनों काम कर सकते हो। तो इस वैल्यू को अगर मैं पुट करूंगा तब भी मेरे यहाँ पे बी माइनस ए आ जाएगा। तो क्या बनेगा? अगर मान लो मैं पुट करता हूँ, सपोज आपने जो बताया वो भी ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर मैं पुट करता हूँ मान लो, तो क्या बनेगा? ये बनेगा मेरा ए इक्वल टू एल नॉट प्लस 4 टाइम बी माइनस ए। क्लियर? ये तो ए था इक्वल टू एल नॉट और 4 टाइम एल नॉट बाई वाई ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। यस सर। तो क्या आ गया? ए इक्वल टू एल नॉट प्लस 4b माइनस 4a। एल नॉट की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरी, इसको यहाँ ले आओ, 5a माइनस 4b आ गई एल नॉट की वैल्यू। तो मेरा एल नॉट आ गया और y बाई ए आ गया, दोनों a और b की टर्म में। बस अब मेरा काम हो गया। यहाँ पुट कर दो। अब यहाँ पुट करोगे तो एल नॉट की जगह क्या लिखोगे? 5a माइनस 4b प्लस 9 टाइम्स b माइनस a, तो 9b माइनस 9a। अब इन्हें सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा? ये b वाला तो प्लस में हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से 5b बच रहा है ये, और माइनस 4a, 5b माइनस 4a। ठीक है? यस सर। तो आई थिंक कॉन्सेप्चुअली सब लोग करेक्ट ही कर रहे थे, केवल ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसे सॉल्व कैसे करना है ना। कॉन्सेप्चुअली तो एक दो लोगों ने हो सकता है गलती करी हो, लेकिन मेजरली ये था कि सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें मोटा मोटा सोचना पड़ेगा कि हमें क्या क्या कैसे कैसे एलिमिनेट करना है। ठीक है? सर ये एल नॉट 5a माइनस 4b कैसा है? एल नॉट एल नॉट एल नॉट एल नॉट ये कैसे आया? ये तो यार यहाँ से आया ना। देखो मैंने एल नॉट बाई वाई की वैल्यू निकाल ली थी यहाँ तक, ये क्लियर था? यस सर। ये वैल्यू उठा के मैंने इक्वेशन में पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरी? ए इक्वल टू, ये ए है, तो Yes, ए इक्वल टू क्या है? एल नॉट प्लस 4 टाइम्स एल नॉट बाई वाई है। एल नॉट बाई वाई की वैल्यू ये पुट कर दी बी माइनस ए। इसको सॉल्व कर लिया। ओके सर, ओके सर। तो यहाँ से एल नॉट आया, यहाँ से वाई माइनस बी ए की वैल्यू आई, दोनों को पुट किया, है ना। एक जगह से आपका एक चीज आई, एक जगह से दूसरी चीज आई, सॉल्व कर लिया इनको। क्लियर? यस सर। सबको क्लियर हो गया ये? यस सर। तो इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चनों में ऐसे ही करना है सब में ना, आपको मैंने आंसर फिट बैठाना है। आपको तरीका तो आपको पता ही है क्या लगाना है।
बस वो आंसर कैसे आएगा वो देखना है आपको। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लो, होमवर्क के लिए लिख लो, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये जो है एक स्टील की रॉड को 2 वायर से छत से हमने सपोर्ट किया है। ये छत है, यहाँ पे सीलिंग है, और यहाँ से 2 वायर, एक वायर और एक वायर। ठीक है, ये स्टील की है, ये ब्रास की है, और इसके बीच की जो दूरी है वो 2 मीटर है। ये जो दूरी है दोनों वायर के बीच की 2 मीटर है, और एक वेट W है जो कि बिल्कुल मिड ऑफ द रॉड पे, ये बिल्कुल सिमेट्रिक है, अभी सिमेट्रिक है, तो इस पे ऐसे टंगा हुआ है। ठीक है, और एरिया जो है स्टील वायर का और ब्रास वायर का एरिया दिया हुआ है आपको, स्टील और ब्रास का आपको एरिया दिया हुआ है इसमें। लेकिन आपको फिर स्टील और ब्रास का यंग मॉडुलस वगैरह की जरूरत भी तो पड़ सकती है। चलो मैं भी पहले लिख लेता हूँ जो जो लिखा हुआ है यहाँ पे मेरे को। यहाँ पे एरिया दिया हुआ है आपको, लेंथ तो दोनों की बराबर ही होगी। एरिया इसका जो है वो है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, हाँ हो सकता है आपका वो कट रहा हो। ये कह रहे हैं कि मेरे को ना दोनों वायर में इक्वल स्ट्रेस चाहिए, टू हैव इक्वल स्ट्रेस। इन बोथ वायर, इक्वल स्ट्रेस इन बोथ वायर। T1 बाय T2 का रेशो क्या होगा? इक्वल स्ट्रेस इन बोथ वायर में T1 बाय T2 का रेशो क्या होगा? T1 इसकी टेंशन है और T2 इसके अंदर जो टेंशन होगी वो है, इसका रेशो क्या होगा? ठीक है, हिंट मैं आपको मोटा मोटा बताओ क्या करोगे इसमें। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस कोई- सर। बताओ मोटा मोटा क्या कर सकते हैं इसमें। पहले एफबीडी बना लेंगे, फिर उससे फोर्स निकाल लेंगे, फोर्स को फिर जो मॉडुलस लास्ट फॉर्मूला है उससे इक्वेट करके शायद कुछ ऐसा हो जाए। उससे कुछ रिलेशन बनेगा ना, स्ट्रेस आपको बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम बनेगा, यहाँ पे T1 प्लस T2 इक्वल टू W होगा अगर ये रॉड आपकी मासलेस है। एक तो ये बनेगा T1 प्लस T2 इक्वल टू W। दूसरा कह रहा है इक्वल स्ट्रेस है, तो उसको देखना ट्राई करके क्या क्या बनेगा इसमें। दूसरा जो है इसमें इक्विलिब्रियम हो सकता है आपको, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आपने लगाया, हो सकता है उससे आपका आंसर सॉल्व ना हो, तो एक हमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम यानी टॉर्क वगैरह लगाना पड़ सकता है। तो एक बार देख लेना सॉल्व करके कैसे कैसे होगा। मैंने आपको हिंट दे दिया है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट अ पॉइंट ले सकते हैं, तो वहां से भी हमारी इक्वेशन एक और बन सकती है। ठीक है, तो ठीक है, इसको ट्राई करिए, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं फिर आगे। इसमें थोड़ा सा और रह गया थ्योरी में, उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके सर। ओके, सर सी यू। यस, सर वो मुझे ना पहले के थोड़ा रोटेशन के और ऐसे थोड़े डाउट थे, 2-3। ओके, हम ना एक काम कर रहे हैं, मैं टेलीग्राम ग्रुप बनवा लेता हूँ इनसे बोल के, उसमें डाल देते हैं सारे डाउट आउट। ठीक है, वो सही रहेगा। ठीक है, मतलब सॉल्व हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, सॉल्व क्यों नहीं होंगे, उसमें हिंट तो चाहिए होगा आपको, कर तो आप दोगे। बना सकते हैं सॉरी, तो टेलीग्राम की जगह व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप बेटर रहता है मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों के लिए, उसमें आराम से हो जाता है। टेलीग्राम ग्रुप यूज कर रहे हैं सब लोग ज़्यादातर, उसमें एक्चुअली फोन नंबर की भी सेफ्टी रहती है ना, वरना किसी का फोन नंबर है कोई दूसरा नहीं देख सकता, जब तक कोई अलाउ नहीं, वो नहीं करेगा, एडमिन अलाउ नहीं करेगा, यस सर। तो वो सब सेफ्टी भी रहती है वहाँ पे। तो आई थिंक टेलीग्राम ग्रुप विल बी बेटर। ओके सर। ठीक है, मैं बोलता हूँ इनको, हम ये ट्राई करते हैं टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, तो आप सानवी उसके थ्रू फिर कर सकते हो, है ना? ओके सर। वो हो जाएगा, आप ग्रुप में डालोगे तो मैं भी देख लूंगा, तो कोई और बता देगा नहीं तो मैं बता दूंगा।
ज़्यादा टफ होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। चलिए तो ठीक है, अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं फिर हम लोग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग।